हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, थैंक यू, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं आपका इतना प्यार देने के लिए। मुझे बहुत सारे मैसेज कल मिले कि सर नया अगला लेक्चर जो है मैराथन सीरीज का वो लाइव नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने पहले ही दिन बताया था कि मैराथन सीरीज जो है यहाँ पे जो लेक्चर होगा एक दिन छोड़ के, तो आज आपका सोयल साइंस पार्ट 1 है और इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पार्ट सोयल साइंस का अगला एक दिन छोड़ के लाइव हो जाएगा। राइट, उम्मीद करता हूं कि ये वाला आपने अटेम्प्ट करने से पहले, ये वाली क्लास या वीडियो को देखने से पहले एग्रोनॉमी 3 के नाम से जो फ्री टेस्ट अवेलेबल है हमारी ऐप पे वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्लासेस देखते जाइए, फ्री में क्लासेस है, हर 2 क्लास के बाद टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, फ्री में टेस्ट है और बहुत सारे क्विज हमारी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की ऐप में जाके अटेम्प्ट कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे बच्चों ने नए बैच का पूछा, बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, 30 to 40% सिलेबस तो हम फ्री में ही करवा देंगे आपको। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमें पूरा बैच चाहिए, तो नया जो हमारा बैच है एएफओ मेंस के लिए, प्री के लिए अभी हमने स्टार्ट किया 7-8 दिन पहले। एएफओ मेंस का नया बैच हमारा 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के अंदर पहले 200 स्टूडेंट्स को हम 20% का डिस्काउंट भी देंगे। जो हमारा 10,000 और 6,000 वाला कोर्स है, दोनों कोर्स के अंदर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप डिस्काउंट लेने के लिए छोटा सा काम कीजिए, कुछ भी नहीं, वहां पे कूपन कोड अप्लाई करना है, डिटेल आपको सामने दिख रही है। एंड ये जो डिस्काउंट होगा पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा। बाकी चिंता ना करिए, आप बैच ले या नहीं ले मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ आपका सेटिस्फेक्शन मैटर करता है। एक बार वीडियो को जब आप देखते हैं, लेक्चर को जब देखते हैं, तो आपके कमेंट्स में नीचे देखता हूं, जहां से मुझे पता चलता है कि आपका फीडबैक कैसा है एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के लिए। बाकी आप घबराइए नहीं, आपका सिलेक्शन हम करवाएंगे क्योंकि आप एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में है। डाउट है कोई, लेक्चर देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से सोयल साइंस को स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, लेकिन वो 5 क्वेश्चन पूछने से पहले सोयल का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूंगा। आपको पता है मैं इंट्रोडक्शन जब भी वर्ड बोलता हूं या फिर इंट्रोडक्शन जब देता हूं, मेरे माइंड में एक ही चीज चल रही होती है कि मैं डायरेक्टली पढ़ाना शुरू ना करूं, पहले आपके माइंड में कुछ चीजें डाल दूं। और वो चीजें मैं वर्ड नहीं डालना चाहता कि सोयल वर्ड आ गया, साइंस आ गया, पेडोलॉजी, डेफोलॉजी, नहीं, मैं वर्ड्स नहीं डालना चाहता आपके माइंड में। आपके माइंड में कुछ आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जो है, जुड़ी हुई चीजें मतलब कि आप खेत में गए होंगे, मिट्टी वहां पे देखी, पानी लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ देखा होगा। तो जब मेरी बातें सुन रहे हैं ना, उन बातों को कनेक्ट कीजिए वो एग्जैक्ट सीन से जो आपने देखा हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको चीजें 100% लर्न भी होंगी और आपको बेनिफिट भी होगा। करके देखिए, डेफिनेटली लर्न होता है। और चीजों को पढ़ना नहीं, चीजों को समझना स्टार्ट करना है। तो इसलिए अपने 2 लेक्चर में 2 घंटे बातें करने वाले हैं। बातों का सिलसिला स्टार्ट करेंगे कहां से? आपकी सोयल से। सोयल वर्ड को सारे लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ ऑफ कोर्स आप जानते हैं। सोयल की बात करूंगा तो सोयल क्या है? अगर अर्थ की हम बात करते हैं, सारे लोग जानते हैं कि अर्थ के लगभग 71% पार्ट पे वाटर है और 29% पार्ट पे क्या है? सॉलिड सरफेस है। 71 वाटर है और 29 क्या है? सॉलिड सरफेस है। अब ये जो 29 सॉलिड सरफेस है, क्या सारे के सारे पे आप खेती कर सकते हो? यस और नो। बातें करते रहिए, पढ़ाई नहीं करनी है तो यस और नो बोलिए। क्या सारे पार्ट पे कल्टीवेशन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नो। तो ये 29% पार्ट पे खेती क्यों नहीं कर सकते? आप बोलोगे सर कुछ लैंड तो ऐसी है जो बैरन सॉइल है, जो बंजर भूमि है, वहां कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। ये तो आपने ठीक कहा। कुछ ऐसी भी है जहां पे आपने मैंने घर बना लिए, वहां भी कल्टीवेशन नहीं हो सकती। कुछ ऐसी भी है जहां पे क्या होगा, जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया या फिर जो भी एग्रीकल्चर के यूजेस में नहीं है, तो वो तो सारी की सारी सॉलिड तो हो सकती है, लेकिन वहां पे खेती नहीं है। खेती क्यों नहीं है? बिकॉज पॉसिबल नहीं है खेती करना। ओके फाइन। जब बात करेंगे किसकी? आपकी सोयल की। तो सोयल फिर होता क्या है? सोयल आपकी अर्थ का ऐसा फर्टाइल पार्टिकल या ऐसा फर्टाइल पार्ट जो क्या करे, आपके प्लांट को 3 चीजें दे। बस 3 चीजें देनी है। अब आप अगर ये बोलो कि मैं क्लास में आया हूं तुम्हें सोयल पढ़ाने के लिए, अगर किसी और तरीके से तुम्हें सोयल समझ आ गया तो फिर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, है कि नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो है सोयल को समझना, सोयल साइंस को समझना। तो अगर आपको समझ आ गया फिर क्या टेंशन है, बिंदास काम हो गया। तो ऐसा ही यहां पे है, सोयल 3 काम करती है। वो 3 काम समझ लो। अगर वो 3 काम आप किसी और से करवा पाओ तो आपको फिर सोयल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा काम करवा सकते हैं कि नहीं किसी और से, बट पहले काम की बात करते हैं, होते क्या है। जब सोयल की बात करता हूं, सोयल 3 काम क्या करती है? सबसे पहला तो प्लांट को सपोर्ट देती है। आप देख पा रहे हैं सामने एक प्लांट आपको दिख रहा है ना, ये प्लांट ग्रो कर रहा है। क्या इस प्लांट को सपोर्ट मिल रही है? डेफिनेटली यस, इस प्लांट को सपोर्ट मिल रही है। सपोर्ट के अलावा
वो उसे न्यूट्रिशन दे सके। क्या ये मिट्टी न्यूट्रिशन देगी? पॉसिबल है, यस और पॉसिबल नो, हमें तो नहीं पता देगी कि नहीं, बट हाँ एक मिट्टी जो प्लांट को सपोर्ट दे सके, प्लांट को न्यूट्रिएंट दे सके और प्लांट को वाटर दे सके। सो वाटर, न्यूट्रिएंट और सपोर्ट मिल गया तो ये वाला काम सोइल ने कर दिया, बाकी काम जो प्लांट खुद कर लेगा। सर कैसे करेगा? जैसे अब देखिए ना, हम क्रॉप्स को भी तो कल पढ़ के आए हैं। अब टोबैको की बात करो, टी की बात करो, वाटरमेलन की बात कर लो, हर कुछ अलग अलग है। टी का फ्लेवर अलग, टोबैको का फ्लेवर अलग, वाटरमेलन तो मीठा लगता है ना। तो ये मिट्टी थोड़ी उसे शुगर दे रही है, वो काम सारा प्लांट कर ले रहा है। लेकिन मिट्टी से उन्हें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन दे दो, टाइमली पानी दे दो और साथ साथ क्या दे दो? सपोर्ट दे दो। इतने से काम उनका चल जाता है। अब माय क्वेश्चन इज, आपसे पूछूंगा नहीं, बस आप यस नो में आंसर कीजिए सब लोग, बिकॉज बातें करनी है। क्या ये सारे काम हम सोइल के बिना पूरे कर सकते हैं? यस और नो? ऑफ कोर्स यस वी कैन। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। हाँ, फार्मर हमारा नहीं कर पाता होगा बिकॉज टेक्नोलॉजी महंगी भी है, थोड़ी सी अनअफोर्डेबल, और साथ साथ उतनी एडवांस हमारी कंट्री अभी है नहीं कि हम ऐसे ऐसे मेथड पे जाएं, बट मेथड तो है ना हमारे पास। जब हम विदाउट सॉइल वाटर के अंदर कल्टीवेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? या इट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। प्लांट्स को आपने हवा में लटकाया हुआ है, जड़ें भी बाहर है, उसे क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स इट इज एरोपोनिक्स। उसके अलावा एक्वाकल्चर आपके पास है, एक्वाकल्चर के अंदर आप एक्वाटिक स्पीशीज को रियर करते हो। सोइललेस कल्चर आपके पास है, जहां पे आपके पास क्या है? जहां पे कोकोपीट है, वर्लाइट है ना, वर्लाइट नहीं सॉरी परलाइट है ना, कोकोपीट है, वर्मिकुलाइट है, परलाइट है, ये सारे के सारे क्या है? ये सोइल लेस कल्चर है। तो आप सोइल वाले काम बिना सोइल के भी करवा सकते हो। आजकल आपने देखा होगा नर्सरी के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो ट्रेज के अंदर, जो प्रो ट्रेज के अंदर रखे होते हैं, उन प्रो ट्रेज के अंदर आप देखते हैं, क्या देखते हैं प्रो ट्रेज के अंदर? कि उन प्रो ट्रेज के अंदर जो मिट्टी की जगह पे यूज किया जाता है वो होता है कोकोपीट। जानते हैं ना क्या होता है? वो कोकोपीट होता है। ओके फाइन। सो कोकोपीट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसमें सोयल बोर्न डिजीज नहीं होती है, लीचिंग वीचिंग की समस्या कम हो जाती है ना, सारी समस्याएं वो जो मिट्टी के साथ है वो दूर हो जाती है। लेकिन अगर मुझे लैंड में, मेरे पास 2 या 3 एकड़ जमीन है, क्या वहां ये पॉसिबल है मैं सारा कोकोपीट बिछा लूं? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट मींस टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है, तरीके हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन जब आप फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, जब मेजर प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो आपको वापस कहां पे आना पड़ेगा? है ना। ऑफ कोर्स ऐसा होता है ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते, तो कुछ ऐसा ही है। थोड़ा बहुत हम यहाँ वहां भटक जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई प्रोडक्शन देगा हमें, जो सस्टेनेबिलिटी देगा, जो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएगा, तो सर एग्रीकल्चर का जो हार्ट है, जो कोर है, वो क्या है? दैट इज सॉइल। सॉइल आपको समझ आ गया होगा। अब हम सॉइल के बाहर थे, काम करते हैं, जरा सॉइल के अंदर चलते हैं। चले अंदर, चलोगे? ओके ठीक है। सॉइल के अंदर जा रहे हो तो वो क्या दिख रहा है? थोड़ी टेस्टिंग करो। क्या टेस्टिंग? अच्छा पीएच की बात कर रहे हो, कर लो, पीएच की बात कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, बातें करने आए हैं अपने। सो पीएच की जब बात करेंगे, पीएच आपको पता है कितना पीएच होना चाहिए मिट्टी का? मतलब एक सुटेबल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पीएच कितना रिक्वायर्ड है? इट इज 6.5 टू 7.5। ये तो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 7 का जो पीएच होता है ये सुटेबल माना जाता है। अब 7 जो पीएच है ये सुटेबल पीएच है, लेकिन थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। ऐसा होता है ना कि क्लास अगर 9 बजे स्टार्ट होनी है, 9:05 पे हुई, तो इट्स ओके, थोड़ा सा कम ज्यादा चलता है ना। 11 बजे खत्म होने, कल हमने 11:15 करी तो चल जाता है, इट्स ओके। तो सेम यहां पे चाहिए तो 7, बट 6.5 से 7.5 है तब भी चल जाएगा। सर ये 7 ही क्यों चाहिए? 7 इसलिए चाहिए बिकॉज जब 7 से बिलो और 7 से अबव जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। अनबैलेंस मतलब है ना, वहां पे बैलेंस नहीं रहेगा, कुछ न्यूट्रिएंट ज्यादा तो कुछ कम मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अगर एसिडिक वाली साइड जाएंगे तो जनरली आप देखते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। आपने पढ़ा है ना, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एसिडिक सोइल के अंदर टॉक्सिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सेम टाइम पे इधर जाएंगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम जो हो गया वो क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। तो पीएच बढ़ने घटने पे कुछ न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम तो कुछ की ज्यादा, लेकिन यहां पे रहेगा तो सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, इसलिए आपको पीएच कितना चाहिए? नियर बाय 7। बाकी डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, है ना, किसके लिए कौन सा पीएच सुटेबल है। जैसे कल आपने राइस कल्टीवेशन के लिए पीएच लिखा होगा, आपको डाउट्स भी आए होंगे, बट डोंट वरी, आंसर एक में करेक्शन थी। कौन से वाले में? आपका शुगर केन वाले में। वो तमिलनाडु लिखा गया था, वहां पे आंसर शुड बी उत्तर प्रदेश। बाकी सारे आंसर करेक्ट थे। आपको जहां पे भी लग रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिकॉज मुझे तो स्क्रीनशॉट वो भी आए जहां पे आपने मुझसे फोरकास्ट का पूछा, लेकिन बच्चे भूल गए कि आपने दिनों के अंदर पढ़ा था और उसने हफ्तों के अंदर पूछा। दिन और हफ्तों में डिफरेंस होता है, तो उन पे थोड़ी कमांड आपको बनानी पड़ेगी। आज आपका सोइल का फर्स्ट पार्ट है, कल सेकंड होगा, फिर आपका टेस्ट होगा। तो जो कमियां कल वाले टेस्ट में रही वो अगले टेस्ट में नहीं रहनी चाहिए। सोइल के अंदर की हमने बात करी, पीएच
पीएच हमारा हो गया। पीएच के बाद अगर बात करेंगे और क्या हो सकता है, और हो सकता है WHC। सर ये क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सारे लोग जानते हैं। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले केस में क्या हो जाता है, आपकी जो सोइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम भी हो सकती है और वो ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा होने का रीजन ये है कि हमारी सोइल के अंदर 3 प्राइमरी पार्टिकल होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं? ऑफ कोर्स 3 प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से 3 प्राइमरी पार्टिकल हैं? दे आर सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब सैंड, सिल्ट और क्ले की जब बात करते हैं तो इनकी जो वाटर होल्डिंग होती है वो कम होती है और इनकी जो वाटर होल्डिंग होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। राइट है ना? तो सैंड और क्ले की जब बात करेंगे तो ये अगर मिट्टी में ज्यादा होगा, सैंडी सोइल होंगी। सैंडी सोइल ना बोलो तो ठीक है, फिर ऐसी सोइल जिसके अंदर सैंड ज्यादा है जैसे कि आपकी रेड सोइल, तो रेड सोइल की वाटर होल्डिंग कम होगी। क्ले की वाटर होल्डिंग ज्यादा होती है। क्ले की बात करें, क्ले ज्यादा किस में होता है? जैसे कि ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल के अंदर क्या होता है? हाईएस्ट आपका क्ले पर क्ले कंटेंट पाया जाता है। तो भाई ब्लैक के अंदर हाईएस्ट क्ले कंटेंट है, इनकी वाटर होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है। रेड के अंदर हाईएस्ट सैंड कंटेंट है, वहां पे वाटर जो होल्डिंग है वो कम हो जाएगी। वाटर होल्डिंग की बात करोगे तो साथ साथ फिर टर्म आ जाएंगे इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज, इसे बाद में पढ़ते हैं क्योंकि फिलहाल हम मिट्टी के अंदर गए तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीईसी। सीईसी और बफरिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको थोड़े से कम समझ आएंगे। ये क्यों समझ कम आएंगे? बिकॉज भाई पढ़े नहीं है। देखो आपको पीएच समझ आ गया ना, और आपको वाटर होल्डिंग भी समझ आया, लेकिन ये कम समझ आएगा। व्हाई? बिकॉज ये हमने हमेशा इग्नोर कर दिया इस बेचारे को। जब भी वहां पे है ना कैटायन, एनायन, धनायन, ऋणायन लिखाया, हमें लगा नहीं 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 ये छोड़ देते हैं, तो ये इसलिए कम समझ आता है। सीईसी का मतलब क्या आता है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, है ना? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? आपकी जो सोइल है वो कितने पॉजिटिव या फिर कितने एक्सचेंजेबल आयंस जो है उसे होल्ड कर सकती है। आप बोलेंगे सर होल्ड करने से क्या? एक काम करता हूं, समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक इंसान, ये आपके सामने इंसान है ना? ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, किसी का भी उदाहरण लो। आपने देखा कोरोना काल में क्या हुआ? सारे के सारे बिजनेस बंद हो गए, है ना? लोगों को बहुत समस्याएं आई। अब ये बोलो, कुछ तो ऐसे थे जो गरीब है जिनके पास पैसा नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास पैसा था। अब आप बताइए, जब सभी बिजनेस बंद हो गए तो दिक्कत किसे आई ज्यादा? ऐसे तो दिक्कतें सभी को ही आ रही हैं। जो अरबों के मालिक है उनको भी दिक्कत हो रही है बिकॉज उनकी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। लेकिन आप देखिए ना, जिसके पास पैसा नहीं था उसको बेचारे को पूछो, जब शाम को रोटी नहीं मिल रही है। जिसके पास पैसा है उसे उतनी दिक्कत नहीं है, घर में तो बैठना पड़ा, कोई ज्यादा काम थोड़ी हो गया। बट जिसकी रोजी रोटी थी डेली मजदूरी पे, उसको बहुत समस्याएं आई। तो इस बंदे के पास, मैं आपको सी समझाना चाह रहा हूं, ये समझिए कि इस बंदे के पास क्या था? कैटायंस नहीं थे। पैसा नहीं था मतलब कैटायन नहीं थे, ठीक है? और ये बंदा जो अमीर बंदा है, इसके पास कैटायन है। तो जो विपरीत परिस्थितियां आई, जब एडवर्स कंडीशन आई, तो ये तो सर्वाइव नहीं कर रहा, इसका तो बैलेंस बिगड़ गया। क्यों? इसके पास बैलेंस था नहीं। इस बंदे का बैलेंस बना रहा। व्हाई? बिकॉज ऑफ बैलेंस है। ऐसे ही मिट्टी की जब बात करते हैं, जो मैं अभी अभी आपको समझा रहा था, सैंड और क्ले की बात करता हूं बिकॉज मैं सीईसी की बात कर रहा हूं। क्ले का जो सीईसी होता है वो ज्यादा होता है, सैंड का जो सीईसी होता है वो क्या होता है? कम होता है। सो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर सीईसी ज्यादा होगा, सीईसी अगर ज्यादा है तो उससे क्या हो जाएगा? सीईसी ज्यादा मतलब उसके पास कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब उसका बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ये बफरिंग क्या होता है? देखो बफरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, कोई मुझे यहां से धक्का दे रहा है। अब अगर मेरे में पावर है तो वो धक्का नहीं दे पाएगा। अगर कमजोर सा उसने धक्का दिया और मैं इधर हो गया, धक्का लग गया मुझे, तो ऐसा ही बफरिंग कैपेसिटी होता है। बफरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपकी जो मिट्टी है वो पीएच चेंज के अगेंस्ट कितना रेजिस्ट करती है। जैसे मुझे धक्का मारा नहीं हुआ है ना, और अगर मर लग गया तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया। तो जब पीएच चेंज होता है, आपकी मिट्टी में रिएक्शन तो होती है ना, उसके अंदर बेसेस जाएंगे जो पीएच को बढ़ाएंगे, उसके अंदर पानी जा रहा, हाइड्रोजन आयन जा रहा है तो पीएच को घटाएंगे। लेकिन मिट्टी बोलती है मैं खड़ी हूं, मैं चेंज नहीं होंगी। क्यों? उसके पास सीईसी ज्यादा है। सीईसी ज्यादा होगा तो बफरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। बफरिंग कैपेसिटी का मतलब पीएच चेंज को रेजिस्ट करना, चाहे वो कम हो रहा है चाहे वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो उसे रेजिस्ट कर रही है, तो वो बफरिंग कैपेसिटी हो जाता है। सीईसी जिसका ज्यादा, बफरिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा। अब अगर बात करें कि इसकी सैंड और क्ले की, तो आप सब लोग तो क्लास ले रहे और बातें कर रहे हैं, तो बातों बातों मुझे इशारा कर दीजिए। अगर बात करूंगा पीएच मेंटेनेंस की, तो ज्यादा अच्छे से पीएच किसका मेंटेन रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 का या ऑप्शन नंबर 2 का? 1 इज सैंड, 2 इज क्ले। पीएच रेजिस्टेंस ज्यादा, पीएच मेंटेनेंस ज्यादा किसके अंदर होगी? सैंड के अंदर या फिर क्ले के अंदर? ठीक है, ओके। मैं आपको बता दूं, अब हो सकता है नए हो, लेकिन अगर आप मेरी क्लास ले रहे हो तो मेरे में गंदी आदत है, वो ये है
कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ाता, और आपको लग रहा होगा आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो सर रियली सॉरी, आप ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, मैं हर किसी पे नजर रखता हूं। तो सर आपने हाथ खड़ा नहीं किया, इधर आप टाइम पास कर रहे हैं क्लास में तो लाल बटन दबाइए और चले जाइए, और अगर आप एक्चुअली पढ़ रहे हैं तो फिर अपना हाथ खड़ा कीजिए, बिकॉज मैं इस बात में बिलीव करता हूं, अपने हक के लिए बोलना, अपने जिंदा होने का सबूत देना। तो चलो हक के लिए ना, ऐसे सिलेक्शन के लिए तो आप बोल ही रहे हैं, तो अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए अगर आप जिंदा हैं तो। ओके, प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। ऑफ कोर्स आप लोग राइट हैं। क्ले की जब बात करेंगे, है ना, क्ले की जब बात करेंगे तो क्ले वाले केस में सीईसी ज्यादा होती है और सीईसी उसके अंदर ज्यादा होता है, इसीलिए उसकी बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स वो ज्यादा होगी। चलो आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए, एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एक पीएच हो गया, एक सीईसी हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा बिकॉज हमें लेक्चर भी कंटिन्यूस करना है। तो सॉइल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जब पढ़ाऊंगा तो इसे अच्छे से समझेंगे। और एक बात मैं सभी को बता दूं, मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे ये वाले जो लेक्चर्स लेंगे इसे काइंड ऑफ रिवीजन लेक्चर लीजिएगा, बिकॉज मुझे बहुत फास्ट कवर करना है, मुझे 4 घंटे में एक सब्जेक्ट कवर करना है। तो मेरी लिमिटेशन है कि मेरे माइंड में जो जो एग्जांपल चलते हैं ना, मैं वो सारे आपको दे नहीं सकता बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है। तो जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए डिफिकल्टी नहीं होगी, बट दोज हु आर अटेंडिंग दिस लेक्चर एज अ डेमो लेक्चर या फ्री वीडियो आप देख रहे हैं तो फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी, बिकॉज हम इसे फटाफट से खींच रहे हैं। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमारी आज की जो क्विज है उसके बाद आगे मूव करेंगे। बोला गया अ सैंडी सॉइल कंटेन, जिसे आप सैंडी सॉइल बोलते हो, उसके अंदर क्या होता है? 100% sand particle, 85% of sand particle, more than 60% of sand particle और less than 60% of sand particle। क्या लगता है यहां पे सही उत्तर क्या आना चाहिए? एनएससी 2018 ने पूछा था, मैं आपसे 21 के अंदर पूछ रहा हूं, तो 3 साल पहले जो क्वेश्चन आ गया वो तो आपको 100% आना ही चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहा तो फिर ये बोले कि 3 साल से हम जागरूक ही नहीं बन पाए। तो जागिए सर, जागना बहुत जरूरी है। ओके, सो राइट आंसर की बात करते हैं। यहां पे लगभग 70% लोग आंसर कर रहे हैं, 30% तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। इन 70% में से कुछ लोग 2 का इशारा तो कुछ लोग 3 का इशारा कर रहे हैं, 1 का इशारा करने वाला मुझे कोई नहीं दिख रहा। चलो कोई एक आधा कर भी रहा होगा तो मत कीजिए, समझदारी वाली बात है। 100% सैंड पार्टिकल्स होना थोड़ा मुश्किल है, डेजर्ट के अंदर पॉसिबल है, हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आंसर तो बी या सी ही आएगा, लेकिन बी और सी में से क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो राइट आंसर की जब बात करेंगे, राइट आंसर वाले केस में आपको इशारा करना होता है उंगलियों से, 1 2 3 4 का। हाथ खड़ा नहीं करना, इशारा करना है। ऑप्शन आपके सामने है, बस उंगलियों से इशारा कर दिए। जैसे ही भाई साहब ने 3 का इशारा किया हुआ है, ऐसे आपको इशारा करना है। तो राइट आंसर की बात करेंगे, यहां पे 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर नहीं है, क्योंकि 3 का मतलब वहां पे 60%, अनफॉर्चुनेटली 60% जहां पे होगा उससे आप सैंडी सॉइल नहीं कह सकते। इफ इट इज 85% और मोर देन 85% होगा तो हाँ, वहां पे आप उसे सैंडी सॉइल बोलेंगे। सो राइट आंसर विल बी 2। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सोयल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोयल स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे? ज्योमेट्री ऑफ सॉइल पार्टिकल, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल, फोटोग्राफ ऑफ सॉइल पार्टिकल एंड अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। ये क्वेश्चन बीएचयू ने भी पूछा, ये क्वेश्चन एनएससी ने पूछा, हाँ छोटे छोटे एग्जाम्स ने पूछा, बड़े बड़े एग्जाम तो इसे नहीं पूछेंगे, है ना। तो जब बात करते हैं किसकी, आपके सॉइल स्ट्रक्चर की, तो इसे क्या बोलेंगे? इशारा कीजिए, 1 2 3 4। ओके, तो 10% लोग 1 का इशारा कर रहे हैं, 10% ज्योमेट्री ऑफ सॉइल पार्टिकल, विच इज रॉन्ग आंसर। 1 नहीं है सही। 1 के अलावा कोई और आंसर मुझे मिल रहा है। 3 का इशारा एक मैम ने किया हुआ है, नहीं 3 का नहीं, 4 का, छोटी फिंगर दिख नहीं रही थी। ओके, तो 3 का तो कभी नहीं आ सकता भैया, सेल्फी थोड़ी लेनी है मिट्टी की, नहीं पॉसिबल ना। तो प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। ऑफ कोर्स आप सारे लोग करेक्ट हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर विल बी डी। सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। मैं अभी के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा कि टेक्सचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट बोला गया वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स is the amount of water needed for। water requirement का मतलब क्या होता है? evaporation and transpiration of water from the soil and crops, या फिर transpiration ratio of crops, या फिर to meet the metabolic activity of crops, या फिर last to meet the consumptive use demand losses from field including conveyance। इसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
बिकॉज सोइल वाटर वाला चैप्टर मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 4 घंटे में पूरा करना है, तो मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया है इस पार्ट में से। लेकिन सोइल वाटर को पढ़िएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां से बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज सोइल वाटर की जब बात करते हैं तो वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, हाल फिलहाल जो मुझे इशारा मिल रहा है ना, इशारा मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 1 का, कुछ लोग का 4 का, कुछ एक का 2 का और कुछ का 3 का। ये तो गड़बड़ है, 1 2 3 4 सारे ही इशारे मुझे मिल रहे हैं। राइट आंसर की बात करते हैं तो इशारा जो भी करे, लेकिन भैया पार्टिसिपेट करे, ऐसे ना बैठे रहे, है ना, पार्टिसिपेट कीजिए एटलीस्ट। ओके, सो राइट आंसर की बात करते हैं। प्लीज हाथ नीचे करें, मैं वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन को समझाता हूं, फिर आप खुद देखिए क्या आता है। इसने बोला फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो देखो ईटी वाली बात तो ठीक है, इवेपो ट्रांसपीरेशन तो रिक्वायरमेंट है उनकी, ये बात तो पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या इवेपो ट्रांसपीरेशन ही ओनली ऐसा पार्ट है जहां पे आपके पौधों को पानी चाहिए? नहीं, तो और क्या होता है सर? और भी होता है। क्या होता है? और इवेपो ट्रांसपीरेशन तो हो गया जो हमारे खेत से हो रहा है, लेकिन सेम टाइम पे हमारे प्लांट्स को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बहुत नाम मात्र सा पानी चाहिए। लेकिन नाम मात्र चाहिए, ज्यादा चाहिए, लेकिन पानी तो पानी है ना, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी बीच में लेना पड़ेगा। पहला बोल रहा है इवेपो ट्रांसपीरेशन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड क्रॉप्स, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहां मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं बोल रहा है। फिर बोलता है ट्रांसपीरेशन रेशियो ऑफ क्रॉप, तो ये भी गलत, ओनली ट्रांसपीरेशन की बात कर रहे हैं। टू मीट द एक्टिविटी, टू मीट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, ये बात तो सही है, लेकिन ये सारा का सारा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो बहुत नाम मात्र से है। कहता है टू मीट कंजप्टिव यूज डिमांड, कंजप्टिव यूज डिमांड के अंदर इवेपोरेशन भी आ गया, ट्रांसपीरेशन भी आ गया, और उसी के अंदर आपका मेटाबॉलिक नीड्स के लिए चाहिए वो भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। प्लस इसने बोला लॉसेस फ्रॉम द फील्ड इंक्लूडिंग कन्वेयंस, जो लॉसेस हो रहे हैं फील्ड में, है ना, जैसे मेरा ट्यूबवेल यहां पे लगा हुआ, मेरा खेत यहां पे है, यहां से यहां लाने में जो लॉस हो गया वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली मेरी फसल के नाम ही जा रहा है वो। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप घर पे गए किसी के, उन्होंने चाय बना दी, न्यू सेट चाय नहीं पीते, पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं, बट मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं चाय पीता नहीं हूं, तो कहीं किसी घर पे गया तो इमीडिएटली वहां पे चाय आ गई, आई सेड मैं चाय नहीं पीऊंगा। वो कहते हैं देखो आपने पीनी है पी लो, नहीं तो आपके नाम तो लग गई है। मैंने कहा ठीक है, मेरे नाम लगाइए, मैं पीऊंगा नहीं। तो ऐसा ही कुछ है, ये जो लॉस यहां पे हो गया, ये भाई क्रॉप का नहीं है, ये तो कन्वेंस का लॉस है, वहां से वहां ले जा रहे थे तब लॉस हुआ, लेकिन वो नाम क्रॉप के काउंट हो गया, तो वो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा? राइट आंसर विल बी D4 विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कोई भी गलत नहीं बोलेगा। इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन DAP 15, 18, 32, 46। DAP के अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है? ओके, जब राइट आंसर की बात करते हैं तो इन मैडम ने इमीडिएटली सही उत्तर दे दिया है, इन्होंने इशारा करा है 4 का, फटाफट से आंसर किया था। ओके, आप लोग भी समझते हैं फटाफट से आंसर जो बच्चे करते हैं, बच्चे तो समझदार ही होते हैं, लेकिन बच्चे गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे है ना यार, बच्चे तो कुछ भी करते हैं, बड़े होंगे तभी तो ठीक होगा, है ना। तो आप सारे के सारे बच्चे हैं जो मुझे इशारा कर रहे हैं, किसका? 4 का अगर आप इशारा कर रहे हैं तो आप बच्चे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने 46% को तो देख लिया, लेकिन आपने DAP के अंदर नाइट्रोजन वर्ड नहीं पढ़ा। अच्छा, नाइट्रोजन पूछा था, अरे सर गलत हो गया। गलत हुआ कि नहीं हुआ भैया? 46% नाइट्रोजन तो यूरिया के अंदर होता है, यहां DAP पूछा है उसने, तो DAP के अंदर तो राइट आंसर 2 आना चाहिए। यहां पे जो मेजोरिटी आंसर कर रही है, आप गलत हो गया, बिना पढ़े आपने फटाफट से रिप्लाई कर दिया, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर 18 आएगा। वो चलो नीचे आ गया, 46 को कवर कर दिया उसने। 18% उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जबकि फास्फोरस जो है वो आप 4 का इशारा कर लीजिए, वो 46% होता है। और ये क्वेश्चन नहीं था, ये डेमो है आपके लिए, डेमो लेक्चर है ना, ये डेमो क्वेश्चन था सर। तुम करोगे एग्जाम के अंदर ऐसे ही, फिर बाहर आओगे, फिर माथे को हाथ मारोगे, जैसे भी कुछ लोग ओहो कहते ये तो आता था, है ना, ऐसे लोग करते हैं। थोड़ा समझदार बने, ऐसे नहीं करना हमें। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न के ऊपर, अगला प्रश्न थोड़ी अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया? बोला गया लो वर्केबिलिटी। लो, ध्यान से पढ़ना भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वो क्वेश्चन है जो पढ़ने वाला आंसर कर पाता है। वरना पिछले साल AFO ने बोला राइस का बोटेनिकल नेम बताइए, भैया जिसने पढ़ाई नहीं करी वही बता के जाएगा, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा बोल पाएगा। बोला गया लो वर्केबिलिटी, लो इनफिल्ट्रेशन, मतलब ओवरऑल वर्क उसका लो है, परफॉर्मेंस लो है,
लो इनफिल्ट्रेशन है, पुअर ड्रेनेज है उसके अंदर, एंड ओकेजनल मॉइस्चर स्ट्रेस, और कभी कभी पानी की दिक्कत भी आ जाती है। ये प्रॉब्लम है कौन सी सॉइल की? क्या ये प्रॉब्लम है ब्लैक सॉइल की, एलुवियल सॉइल की, रेड सॉइल की, फॉरेस्ट सॉइल की, या फिर मार्शी सॉइल की? याद रखना, बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी आंसर करते हैं, लेकिन तुम बड़े हो गए हो, अब कुछ भी आंसर मत करना पिछली बार की तरह, कहीं ठोक दो 46% है, 46 विल बी द रॉन्ग आंसर। चलो वो पिछली बार था, है ना। अब की बार राइट आंसर क्या आना चाहिए? तो यहां पे अब की बार मुझे माइनॉरिटी 1 की दिख रही है और मेजोरिटी 5 की 4 की, 5 और 4 2 की दिख रही है यार, ये तो गड़बड़ हो गया। अब 4 बोलूं कि 5 बोलूं? हाँ, 5 भी बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं और 4 भी बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं, है ना। ओके, इशारा सब लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, है ना। अगर आपका, अच्छा ये मुझे लगा फेस छुपा रही हैं आप, है ना, गलत हो जाए तो एटलीस्ट फेस तो सामने नहीं आना चाहिए। आई एम जस्ट किडिंग मैम। राइट आंसर क्या आएगा? यहां पे देखो भाई, मेजोरिटी ने तो 5 का रास्ता पकड़ लिया है, मार्शी सोयल, लेकिन 5 के साथ साथ कुछ लोग 4 वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन सब लोग पता नहीं क्यों कांग्रेस को सपोर्ट, सॉरी कांग्रेस को नहीं, ऐसे हाथ का इशारा कर रहे हैं, पूरा पूरा उनके वाला ही 5 का इशारा दिख रहा है। लेकिन ये थोड़े से लोग हैं, ये 1 का इशारा कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया। जब सारी दुनिया भाई साहब खाई में गिर रही है, तुम क्यों नहीं गिरते हो? हाँ, तुम सही आंसर कर रहे हो यार, 5 वाले तो सब मरेंगे ना। प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए, 5 वाले 90% लोग गलत हैं। ये 1% 10% लोग 1 का जो इशारा कर रहे थे, हमें खाई में नहीं गिरना सर, हम लोगों को फॉलो नहीं, हम माइनॉरिटी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, माइनॉरिटी सेलेक्ट होती है यार। 5 वाले लोग बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर? मैंने आपको हिंट भी दिया, यहां पे मैंने कहा कि जल्दबाजी मत करना, मैंने इस पे फोकस भी किया कि लो वर्केबिलिटी है। अरे भैया, अगर तुमने मार्शी सोइल आंसर किया है, मार्शी सोइल की वर्केबिलिटी लो होती है क्या? 0 होती है सर, वो कुछ कर ही नहीं पाती। एक दिमाग लगा के सोचिए थोड़ा सा, है ना। मैं कोई गुस्सा नहीं हो रहा आपसे, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मैं क्लास में थोड़ा एनर्जेटिक रहना पसंद करता हूं, तो इसलिए थोड़ा लाउडली बोलता हूं। जरा मुझे बताइए ऐसे, यहां बोला गया ओकेजनल मॉइस्चर स्ट्रेस। भैया ओकेजनल क्या होता है? जानते हैं ना, ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभी। ऐसा होता है ना, घर के अंदर मेहमान कब आते हैं? डेली क्यों? ओकेजनली आते हैं। तो यहां मॉइस्चर स्ट्रेस भी ओकेजनली हो रही है, मतलब कभी कभी पानी नहीं मिलेगा, वरना मिलेगा। अब जरा भाइयों, ये बुद्धिमान जीव जो है सारे के सारे, सर बताइए, क्या मार्शी सोइल में कभी कभी पानी नहीं मिलता, बाकी सारा टाइम मिलता रहता है? तो जाओ ना फिर कल्टीवेशन कर लो, वहां पे ठोको, वहां पे वीट के सीड और लगाइए, वहां पे लाइए दूसरी हरित क्रांति। लगाएंगे क्या? अब कह रहे हैं नहीं सर नहीं लाएंगे। तो फिर 5 का आंसर काहे किए? बड़े आए, है ना, हरित क्रांति लेके आएंगे, है ना। तो मार्शी सोल के अंदर जाके हरित क्रांति ले आओगे, ऐसी दुनिया जाने की। बोले 2021 के अंदर सेकंड हरित क्रांति आई थी, अगले दिन खत्म हो गई थी। चलो अब आपको मैं समझा देता हूं। देखो यहाँ पे लो वर्केबिलिटी बोला था उसने, लो इनफिल्ट्रेशन बोला था, तो यार इसकी तो कहानी गोल है, 0 है, इसमें कुछ हो ही नहीं पाता, है ना। ना तो इसके अंदर वर्केबिलिटी है, ना इसमें पानी मिलना है, और ना यहाँ पे इसने बोला पुअर ड्रेनेज है। पुअर का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये बोलूं, कल मैंने सर मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट दिया बट मेरे मार्क्स थोड़े पुअर है, मतलब मार्क्स कम आया, 0 नहीं आए, पुअर। अब इसमें तो ड्रेनेज 0 है, पानी निकलता क्या? पानी तो खड़ा हो जाता है। वाटर लॉगिंग मार्शी किसे बोलते हो? दलदल को बोलते हो ना। मैं इतनी देर से बोलना जो चाह रहा हूं, समझ गए होंगे कि ये तो उत्तर नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। रेड सोइल के अंदर तो सैंड है, वहां पे ड्रेनेज पुअर नहीं भैया, बहुत ज्यादा ड्रेनेज होता है, ये भी उत्तर नहीं आ सकता। एलुवियल परफेक्ट सोइल है। ये सब गंदी बातें, गंदी नहीं मतलब ये सब थोड़ी नेगेटिव काइंड ऑफ बातें एलुवियल के लिए अच्छी नहीं लगती हैं। बच गया कॉटन सोइल और फॉरेस्ट सोइल। अब एक बात, फॉरेस्ट की जब बात करेंगे तो फॉरेस्ट की वर्केबिलिटी कैसे चेक कर लोगे? क्या वहां पे फील्ड क्रॉप ग्रो करते हो? क्या फील्ड क्रॉप ग्रो ही नहीं करते? तो ये आंसर आ नहीं सकता। अब मुझे तो आंसर पता नहीं इसका क्या आना है, लेकिन स्टिल मैं आंसर करके जाऊंगा। भाई कुछ बचा नहीं है, मेरे को ये पता है ये चारों नहीं आएंगे। एलिमिनेशन मेथड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आपको आंसर करवाएगा, अगर आप थोड़ा सीरियस लेंगे तो। अगर बात करते हैं ब्लैक सोइल की, मैं शुरू में आपको बता चुका था, ब्लैक वो सोइल है जिसके अंदर क्ले पार्टिकल्स, क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। अब जरा वापस क्वेश्चन पे आओ और थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, देखते हैं सही है कि नहीं। इसने बोला लो वर्केबिलिटी, क्या आपकी ब्लैक सोइल के अंदर क्ले कंटेंट ज्यादा होने के कारण परमेबिलिटी कम होगी? यस और नो? हाँ होगी।
क्या वहां पे वाटर की मूवमेंट धीरे धीरे होगी, न्यूट्रिएंट धीरे धीरे ऊपर नीचे जाएंगे, यूरिया डालोगे तो क्या धीरे धीरे जाएगा? ऑफ कोर्स यस। ना मानो तो यूरिया को 3 टुकड़ों के अंदर डाला जाता है, बट अगर ये ब्लैक सोइल है तो वहां पे 2 स्प्लिट के अंदर डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हैवी सोइल है, क्ले सोइल है, उसके अंदर सब कुछ धीरे धीरे होता है, तो वर्केबिलिटी लो होगी। यस और नो? सेकंड, लो इनफिल्ट्रेशन। अभी बताया ना कि परमेबिलिटी कम है तो पानी की एंट्री भी धीरे धीरे होगी। बोलो लो इनफिल्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यस। पुअर ड्रेनेज, अब क्ले कंटेंट ज्यादा है, पानी भाई खड़ा रहता है। आरआरबी एसओ 2019 ने एक क्वेश्चन पूछा था, Which among the following soil is not suitable for nursery? उसका आंसर भी ब्लैक सॉइल था। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए सूटेबल है बट नर्सरी के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल के अंदर क्ले कंटेंट ज्यादा है, वहां पे पानी जब आप देंगे तो कुछ समय के लिए पानी खड़ा रहेगा, बिकॉज धीरे धीरे अंदर जाता है, इतने में वो नर्सरी के पौधों को मार देगा। नर्सरी के पौधों को लोमी सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर लॉक्ड कंडीशन कुछ समय के लिए प्रिवेल करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ड्रेनेज क्या होता है? पुअर होता है। समझ गए बात को? यस और नो? ओके। उसके बोला गया ओकेजनल मॉइस्चर स्ट्रेस। आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा? भाई देखो, पानी की कमी होने से मॉइस्चर स्ट्रेस नहीं होता। पानी अगर ऊपर तक भर गया, पूरा आपका मिट्टी जो है सैचुरेट हो गया, मतलब मिट्टी भी भर गई पूरी पानी से, ऊपर पानी खड़ा हुआ है। अब पानी जब लेंगे तो गैसेस एक्सचेंज करना पड़ेगा ना। जब रेड्यूस कंडीशन ही डेवलप कर दी आपने, तो रेड्यूस कंडीशन के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं जो पानी नहीं ले पाते, तो ओकेजनली मॉइस्चर स्ट्रेस भी आ जाएगा। सारी की सारी बातें रिलेट होगी। आई होप सो अब तुम क्लियर हो कि आंसर क्या आएगा। बिल्कुल। तो 2 क्वेश्चन देखो आपके सामने थे, 5 में से 2 क्वेश्चन। यही चीज होती है समझने वाली, वरना सोयल साइंस तो तुमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, जो मैं पढ़ाऊंगा ये तुम्हें पहले से आता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमें एग्जाम में हेल्प करवाती हैं। बिकॉज पेपर में लोग सेलेक्ट होते हैं तो 1 या 2 नंबरों से, रिजेक्ट होते हैं तो 1 या 2 नंबरों से, और वही 1 या 2 नंबर ये वाले होते हैं, है ना। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मेरा एक स्टूडेंट जो मेरा बड़ा ही फेवरेट स्टूडेंट है, उसका एक साल सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ 0.5 मार्क्स, और वो गलत पता क्या कर गया था? ई नाम की लॉन्चिंग डेट। ओ सर ये तो पता था। बस ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं हम, ये नहीं होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। सोयल साइंस को स्टार्ट करते हैं। सोयल साइंस के अंदर आप पता ही है, सोयल साइंस की ब्रांचेस की बात करेंगे तो देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ सोयल साइंस। कौन कौन सी? एक होता है पेडोलॉजी, दूसरा होता है इडाफोलॉजी। पेडोलॉजी और इडाफोलॉजी की बात करेंगे तो पेडोलॉजी का मतलब होता है पैदा होना। पैदा होना का मतलब जब क्या हो गया आपका, पेडोलॉजी का मतलब हो गया कि आपकी जो क्या है, आपकी जो सोयल है वो पैदा कहां से हुई है। पैदा का मतलब ओरिजिन कहां से हुआ है, कितने साल पहले बनी है, कौन सी रॉक से बनी है, कौन से मिनरल से बनी है, वो क्या हो गया, वो आपका पेडोलॉजी हो गया। इडाफोलॉजी की बात करते हैं तो इडाफोलॉजी क्या करती है? सोयल के प्रैक्टिकल यूज को स्टडी करती है कि इस टाइम पे आपकी जो सोयल है वो कितनी फर्टाइल है, न्यूट्रिएंट दे पाएगी नहीं, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म जिंदा है कि नहीं, वो सारी जो प्रैक्टिकल बातें आप करते हो वो किसके अंदर पढ़ते हो? इडाफोलॉजी के अंदर। तो क्या बोला गया यहां पे? कहा गया फॉर्मेशन, केमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल आपने पेडोलॉजी के अंदर पढ़ा, जबकि इडाफोलॉजी में इन्फ्लुएंस ऑफ द सोयल, मृदा का प्रभाव किसके ऊपर? ऑर्गेनिज्म, स्पेशली हमारे जो पौधे हैं कि पौधे उसमें कितना अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, वो क्या है? इडाफोलॉजी। ओरिजिन को स्टडी किया था, वो क्या? पेडोलॉजी। नेक्स्ट बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड एंड सॉइल। तो ये मैंने आपको शुरू में समझाया कि अर्थ के ऊपर जो 29% सॉलिड पार्ट है, उस 29% को हम क्या बोल सकते हैं? उस 29% को हम लैंड कह सकते हैं। लेकिन क्या सारी की सारी लैंड सॉइल हो सकती है? और क्या सारे की सारी सोयल लैंड हो सकती है? कहने को तो बात एक है लेकिन मतलब अलग अलग है। पहले बोलता हूं फिर तुम यस नो करिएगा। लैंड की बात करेंगे तो यहां इस फोटो को देखिए, यहां पे जो ये घर बने हुए हैं ये लैंड के ऊपर बने हैं, लेकिन बीच बीच में खेती भी हो रही है यहां पे, तो वो कहां पे हो रही है? सॉइल के ऊपर। तो इस इमेज के अंदर आपको सॉइल भी दिख रहा है, इसी के अंदर आपको लैंड भी दिख रहा है। तो अब एक स्टेटमेंट देता हूं, आप सॉइल और लैंड का कॉन्सेप्ट समझ गया, मैंने शुरू में समझाया है ना। एक स्टेटमेंट देता हूं, मुझे अपना सर हिलाते हुए हाँ और ना का इशारा करिए। पहला स्टेटमेंट, सारी की सारी लैंड जो है वो सोयल हो सकती है। यस और नो? सब लोग सर नहीं हिला पा रहे, कुछ छत की तरफ देख रहे हैं, कुछ सर में खुजली कर रहे हैं, कहते पता नहीं। सारी की सारी लैंड को सोयल नहीं बोल सकते। आप बिल्कुल समझदार हो गए जो मना कर रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि सारी की सारी लैंड जो है आपके सामने है, वहां तो घर बने हुए हैं, जहां घर बने वो सोयल नहीं हो सकता, तो सारी लैंड को तो सोयल नहीं बोल पाओगे। लेकिन अगर बोला जाए सारी की सारी सोयल लैंड हो सकती है, क्या ये बात सही है? यस और नो? बिल्कुल ठीक बात है ना। प्लीज रुक जाए, ऐसे ही कुछ दिक्कत ना हो जाए, गर्दन में इतना ना हिलाइए।
जब बात करें किसकी, आपकी सोयल की, तो सारी सोयल लैंड हो सकती है बट सारी लैंड सोयल नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट आप समझ गए। कंपोनेंट ऑफ सोयल की बात करते हैं कि सोयल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। बच्चों जब सोयल के कंपोनेंट की बात करते हैं तो सोयल के अंदर मेजरली कंपोनेंट होते हैं जी चार। कौन कौन से चार? चार कंपोनेंट आपको सामने दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? देखो, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है आपकी मिट्टी के अंदर, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपकी मिट्टी के मिनरल्स। क्या होते हैं? मिट्टी के मिनरल्स जो सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। कितने मिनरल्स होते हैं मिट्टी के अंदर? 45%। कितने परसेंट होते हैं? 45% मिनरल होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर वाले केस में क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक मैटर जो है मिट्टी के अंदर वो कितना होता है? 5% होता है। वाटर की बात करते हैं, ये तो दोनों आपको दिख ही रहा है कि आधा रह गया इधर और इक्वल इक्वल है। मतलब कितने? आधा मतलब 50, इक्वल इक्वल मतलब 25-25 हो गया। तो 25% मिट्टी में एयर होता है, 25% वाटर होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है और 45% क्या होता है? उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। राइट। अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो है वो क्या होता है? मिनरल होता है। और साथ ही साथ अगर बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो भी क्या होता है? वो भी आपका मिनरल्स ही होता है। ऑर्गेनिक मैटर की बात करी तो मैंने बोला 5% होता है। ये जो 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है ये तो वर्ल्ड लेवल पे एवरेज लिया गया है, जो बताया है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, यूएसडीए ने बताया कि वर्ल्ड में जो सोइल है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है? 5%। लेकिन इंडियन सोइल की बात करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा 0.5 से कम। हाँ, यस, इंडियन सोइल की बात करेंगे तो उनके अंदर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी है। और डेफिशिएंसी कुछ इस हद तक है जो आप सामने समझ गए है ना। डेफिशिएंसी की बात करेंगे तो डेफिशिएंसी 0.5 से भी कम है, जहां पे वर्ल्ड का एवरेज यार 5 के साथ चल रहा है। तो हमें अपना एवरेज सुधारना चाहिए ना। हमारा एवरेज तो कितना ही पीछे चला गया। क्यों पीछे चला गया हमारा एवरेज? बिकॉज हम ऑर्गेनिक मैटर पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें पता ही नहीं है ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कैसे वर्क करता है। हमारे फार्मर डीएपी और यूरिया पे ज्यादा डिपेंडेंट है इंस्टेड ऑफ डिपेंडेंसी अपॉन ऑर्गेनिक मैन्योर। आप एफवाईएम डालिए, पोल्ट्री मैन्योर, गोट मैन्योर, शीप मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कुछ भी डाल सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं, फार्मर डालते हैं, एफवाईएम को डालता है फार्मर। बट डू यू नो एफवाईएम क्यों डाला जाता है? एफवाईएम डाला जाता है बिकॉज अगर बात करते हैं एफवाईएम की तो वो अवेलेबल है वहां पे, या तो उसे गली में फेंक दो, वो तो करना नहीं है, अवेलेबल है तो फार्मर डाल लेता है। बट क्या आपने देखा फार्मर ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लगाते हैं? आपने पढ़ा है सनहेम्प और ढैंचा जो है ये मेजर ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है। लेकिन देखा कितने परसेंट लोगों ने? 1 से 2% ने देखा होगा कि सनहेम्प और ढैंचा लगाया जाता है और फिर मिट्टी में मिलाया जाता है। मोस्टली लोग नहीं करते हैं। तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर की तरफ ध्यान नहीं है। चलो, हमने बात करी किसकी? आपके सोइल के कंपोनेंट की। कंपोनेंट पढ़ रहे तो साथ में ऑर्गेनिक मैटर का नाम भी ले लो, क्योंकि ऐसे वो गुस्सा मान जाएगा। क्यों गुस्सा मान जाएगा? उसकी बात नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो बुरा तो लगेगा उसको भी। तो ऑर्गेनिक मैटर भी इसी मिट्टी के अंदर होते हैं, लेकिन हाँ वो 100% कंपोनेंट का पार्ट तो नहीं माने जाते, लेकिन होते मिट्टी के अंदर ही है। जब ऑर्गेनिज्म की बात, मैंने ऑर्गेनिक मैटर बोल देगा शायद, ऑर्गेनिज्म बोलना चाह रहा हूं मैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु है ना। सूक्ष्म जीवाणु जो है वो मिट्टी के अंदर ही है, लेकिन ये माइक्रोब सर्वाइव तब कर पाएंगे जब आप इन्हें अच्छी कंडीशन दोगे। अच्छी कंडीशन नहीं दोगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है? ओके। जब सर्वाइवल की बात करते हैं, इनके सर्वाइवल वाले केस में क्या होता है? इनके सर्वाइवल वाले केस में इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए जो ऑर्गेनिक मैन्योर तो दे सकती है बट केमिकल नहीं दे सकते। ओके। अगर बात करते हैं किसकी? आपके सोइल माइक्रोब्स की, तो सारे लोग जानते हैं वैसे तो, बट स्टिल चैट ऑप्शन आपके पास है, लिखिए जरा क्या लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो माइक्रोब है मिट्टी के अंदर वो कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोब, बिकॉज माइक्रोब तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। वो बैक्टीरिया हो सकता है, एक्टिनोमाइसेटिस हो सकता है, वो फंगस हो सकता है, वो निमाटोड हो सकते हैं, वो आपके अर्थवर्म हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन आप सब समझदार लोग हैं, आप क्या लिख दे रहे हैं यहां पे? आप बैक्टीरिया लिख रहे हैं। किसी ने राइजोबियम लिखा है तो अल्टीमेटली पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या है? सबसे अच्छे माने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे आपने 100% कंपोजिशन के अंदर मुझे बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर 100% कंपोजिशन मिनरल जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपकी मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आप लोग सीरियस सा फेस बना के बैठे, आपको लग रहा है बहुत पढ़ाई चल रही है, मैं तो बातें कर रहा हूं। और आपको बताया अपने पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि पढ़ाई कम और बातें ज्यादा। तो एक काम करते हैं, आप ऐसे नहीं मान रहे तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल मूड में लेके जाते हैं, है ना। बात करते हैं मिट्टी के अंदर क्या होता है। आपने बारिश देखी होगी, बारिश सारे लोग जानते हैं, इसे तो सारे लोगों ने देखा हुआ है।
बस काफी है। अब मुझे ये बताइए, ये जो खुराना साहब बोल रहे हैं कि मिट्टी दी खुशबू आई, ये कहां से आई? इसके लिए कौन सा माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है? देखा, खुश हो गए ना सारे? चाहते ही बच्चे ये हैं, कहते कहाँ जूम खुलवा दिया सुबह सुबह, है ना, यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, बढ़िया था सर, कोई गाने वाने सुनते। चलिए, गाना मैंने आपको सुना दिया। सो जो मिट्टी की खुशबू है, ये किस कारण से आती है? दिस इज बिकॉज ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज। अब समझदार लोग हैं, सारे के सारे ही सही आंसर लिख रहे हैं। तो इंपोर्टेंट बैक्टीरिया इंपोर्टेंट माइक्रोब होता है बैक्टीरिया, और जो खुशबू आती है आफ्टर रेनफॉल। अगर आप गांवों से और खेतों में गए होंगे तो शहरों से तो भैया नालों से बदबू आती है जब बारिश आ जाती है, बट हाँ मिट्टी में जाएंगे एग्रीकल्चर लैंड में तो वहां पे फिर खुशबू आती है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप शहरों में है तो फिर बदबू सूंघनी पड़ती है, अदरवाइज खुशबू आती है मिट्टी में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स की बात हमने कर ली, मिट्टी कंपोनेंट आप समझ गए हो, मिट्टी भी आप समझ गए होंगे। अब हम एक्चुअली कहानी स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे पहले क्या चल रहा था? पहले कहानी का इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब कहानी सीक्वेंस के अंदर चलेगी। कैसे सीक्वेंस चलेगी? देखो, अभी तक हमने बोला मिट्टी क्या होती है, लेकिन मिट्टी कहां से आती है, कैसे बनती है, क्या प्रोसेस होती है, ये हमने नहीं पढ़ी। इमीडिएटली से शुरू करते हैं, रॉक्स की बात करते हैं। आप बोलेंगे अच्छा मिट्टी रॉक से बनती है, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मिट्टी रॉक से नहीं बनती है। आप बोलेंगे सर आप गलत बोल रहे हो, हमने तो हमेशा से पढ़ा कि मिट्टी तो चट्टानों से ही, रॉक से ही बनती है। नहीं, आपने गलत पढ़ा हुआ है। कैसे? अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा आगे सुनते जाइए, आप भी समझ जाएंगे कि मिट्टी जो है वो पेरेंट मटेरियल से बनती है, और पेरेंट मटेरियल जो है वो किससे बनता है? रॉक से बनता है। तो मिट्टी का अल्टीमेट सोर्स तो चट्टाने या रॉक्स हो सकती हैं, लेकिन मिट्टी का डायरेक्ट सोर्स तो पेरेंट मटेरियल होता है, बिकॉज उसका नाम ही पेरेंट मटेरियल है। पेरेंट है तो किसी को जन्म देगा ना, तो पेरेंट मटेरियल किसको जन्म देता है? मिट्टी को। जबकि जो हमारी रॉक्स है वो किसको जन्म देती है? वो देती है पेरेंट मटेरियल को। समझते हैं वन बाय वन। पहले तो रॉक्स की ही बात कर लेते हैं। रॉक्स सारे लोग जानते हैं, रॉक्स कहां पे होती है? ऑप्शन नंबर 1 सुनते जाइएगा। 1, अरे यार काला काला हो गया ये तो। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। काला ही होता है ना कि ब्लैक होता है? मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं ना यार, अपने काला ही होता है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके सामने, 1 और 2 के आपके सामने। अगर रॉक्स की बात करूं, है ना, तो रॉक्स कहां पे होती है? मिट्टी के ऊपर होती है, मिट्टी के नीचे होती है, या फिर इसके अलावा कोई और आंसर है तो 3 का इशारा करिए। मिट्टी के ऊपर होती है तो 1 का इशारा करो, नीचे होती है तो 2 का इशारा करो, कुछ और बोलना चाहते हो तो 3 का इशारा करो। चट्टाने जो है, रॉक्स जो है, ये कहां पे होती हैं? जल्दी से बताइए। ओके, सो जब रॉक्स की बात करते हैं, 1 2 3 तीनों इशारे कर रहे हो। 3 वाले लोग बिल्कुल सही हैं, 1 और 2 वाले गलत लोग हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि चट्टाने जो है वो मिट्टी के ऊपर भी होती है और वो मिट्टी के नीचे भी होती है। आप बोलेंगे सर मिट्टी के ऊपर और नीचे दोनों ही होती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बताता हूं मैं आपको। देखो होता क्या है, जब बात करते हैं आपके वोल्केनिक इरप्शन की और आपकी सॉइल प्रोफाइल की, 2 बातें बता रहा हूं। एक वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी फूटना, एक आपका सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के अंदर आपने पढ़ा हुआ है O A B C और या ऑफ कोर्स R। तो ये सबसे नीचे कौन है? ये R, मतलब रॉक्स ही तो है। तो रॉक्स मिट्टी के नीचे तो आ गई। ऊपर की बात कर लेते हैं। जब आप ऊपर की बात करेंगे तो हमारे यहां पे क्या होता है? अर्थ के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन होती है। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, एक ज्वालामुखी फूट चुका है ना, आइलैंड के अंदर है वो। तो एक ज्वालामुखी फूट चुका है, उसमें से देखिए बाहर जो मोल्टन मटेरियल आ रहा है किस तरह से उछल रहा है, समझ के देखिए कितना ज्यादा टेम्परेचर यहां पे होगा। इट इज ऑलमोस्ट 1000 to 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी वो जमना स्टार्ट हो गया, बिकॉज आप ये भी जानते हैं कि ये मोल्टन मटेरियल जैसे ही बाहर आता है ये बहुत गर्म टेम्परेचर लेके आता है, लेकिन बाहर तो टेम्परेचर कम होता है। तो देखिए वो ऊपर तो कैसे उबल रहा है और नीचे जब आ रहा है तो वो इकट्ठा होता जा रहा है। अब ये ऊपर जब निकल के ऐसे आएगा तो वहां पे जम जाएगा और चट्टान बना देगा, एक रॉक बना देगा। इनिशियल लेवल पे जो रॉक बनेगी वो कौन सी होगी? वो इग्निशियस रॉक होगी, वो आग्नेय चट्टान होगी। क्योंकि अभी तो देखो मोल्टन मटेरियल उबलता हुआ निकल रहा है, तो नाम से दिख रहा है इग्निशियस फायर, है ना। इग्निशियस रॉक्स मतलब वो जो आग से बनी है, बिकॉज वो आग ही तो निकल रही है वहां से, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। तो इनिशियली जो बनती है वो इग्निशियस रॉक्स होती है। मिट्टी के सरफेस की बात करोगे, भूपरपट्टी की बात करोगे, क्रस्ट ऑफ सॉइल की बात करोगे, तो सबसे ऊपर आपकी जो क्रस्ट है, जो सरफेस है, वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी रॉक्स पाई जाती है? दे आर इग्निशियस रॉक्स।
पहले तो रॉक्स को समझ लो। रॉक्स आप समझ गए, वो मिट्टी के ऊपर भी हो सकती है और वो सरफेस के अंदर भी हो सकती है। सरफेस के अंदर तो होती ही होती है, सरफेस के ऊपर भी हो सकती है, बिकॉज वोल्केनिक एरप्शन होगी और जब जमेगा, ठंडा होगा, तो वो रॉक बना देगा। तीन टाइप की रॉक्स होती है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले रॉक्स को देख लेते हैं क्या होता है। रॉक्स के लिए बोला गया द रॉक्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर मिनरल, 2 या 2 से ज्यादा मिनरल से बनी हुई आपकी रॉक्स। पेट्रोलॉजी कहता, पेट्रोलॉजी ग्रीक पेट्रा से लिया गया। पेट्रा का मतलब क्या है? रॉक्स। बस पेट्रा का मतलब सीख लो, बाकी चीजें बहुत आसान है। पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक। लोगस का मतलब सब लोग जानते हैं, साइंस, स्टडी, ये वो है ना। सो पेट्रा का मतलब रॉक्स, लोजी का मतलब स्टडी। सो डील्स विद द साइंस ऑफ रॉक्स या स्टडी ऑफ रॉक्स। इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसके अंदर भी 2 पार्ट आए थे, एक होता है पेट्रोग्राफी, एक होता है पेट्रोजेनेसिस। देखो पेट्रो वर्ड कहां से आया है, प्लीज इसको मत देखिए सामने, क्योंकि आपको मेरे से बातें करनी है, तो बातें करिए और मुझे बताइए पेट्रो वर्ड कहां से आया। पेट्रा से आया। पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक्स। और पहले वर्ड में बोला गया पेट्रोग्राफी। डू यू नो व्हाट इज पेट्रोग्राफी? नहीं पता क्या? फोटोग्राफी पता है ना? करते हो कि नहीं करते हो? जहां कोई सुंदर सा फ्लावर देखा, लोगों को व्हाट्सएप याद आता है, वहां पे खोलते हैं कैमरा, भूल जाते हैं हम किसी काम से जा रहे हैं, पहले खींचेंगे फोटो, फिर वहां पे लगाएंगे, व्हाट्सएप अपडेट करेंगे, है ना। चलो फोटोग्राफी आप करते हो। फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट। ग्राफी का मतलब होता है डिटेल। सो फोटोग्राफी की जब बात करेंगे तो उसका मतलब लाइट के अंदर किसी चीज की डिटेलिंग लेना, उसका ग्राफ लेना। तो ऐसे ही यहां पे क्या लिखा गया है? पेट्रोग्राफी लिखा गया है। तो पेट्रोग्राफी की जब बात करेंगे, पेट्रोग्राफी के लिए बोला गया विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स। जो किससे डील करती है? जो डिस्क्रिप्शन से, डिटेलिंग से डील करती है रॉक्स के। पेट्रोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होना, उद्भव होना, ओरिजिन होना। तो पेट्रोजेनेसिस का मतलब विच इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स। जो किसकी स्टडी है? आपके रॉक्स के ओरिजिन की स्टडी है, उसे क्या बोल देते हैं? इट इज known as petrogenesis, राइट। समझ के रॉक्स के बारे में। आगे बढ़ता हूं। आगे जाने से पहले एक बात मेंशन कर देता हूं। क्या मेंशन कर देता हूं? देखो ये है डेमो क्लासेस, इसमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जो डेमो ले रहे हैं, है ना। बट मैं आपको कल भी बोला था कि मेरे साथ साथ अपना डेमो भी लीजिए। अगर आप क्लास में बैठ के यौन कर रहे हैं, तो मैंने अभी तक 2 लोगों को देख लिया है, तो ये फॉर्चुनेटली आपका अच्छी किस्मत है कि फ्री वाली क्लास है, मैं आपको डांट नहीं रहा, वरना मैं रेल बना देता हूं उन लोगों की जो मेरी क्लास में यौन कर रहे होते हैं। क्योंकि अपना सीधा सा फंडा है, समझ आ रहा है तो पढ़ाई करो, नहीं आ रहा तो लाल बटन दबाओ और लीव करो। काहे को अपने 2 घंटे खराब करने? भैया सामने कोई बंदा खड़ा, उसको समझाना ही नहीं आ रहा, ऐसे बंदे को बिल्कुल मत देखिए, वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है आपका। क्योंकि अगर यौन कर रहे हैं तो वही मैसेज अल्टीमेटली पास हो रहा है। तो या तो यौन ना करें, अपनी गलती माने, और अगर आप बोल रहे हैं मैं बोर हो रहा हूं, तो फिर आप छोड़ दें क्लास को, बिकॉज या तो आपकी गलती है, मेरी गलती है। लेकिन अगर दोनों की गलती नहीं है तो स्ट्रेट होके बैठे, एक थोड़ा सा प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें। यौन करने वाले लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज मैं अपने यहाँ पे ऑफिस में जितने लोग हैं ना, यौन नहीं करने देता उनको। अगर किसी ने यौन कर दिया ना भाई साहब, क्योंकि आप तो फिर भी स्टूडेंट है, स्टाफ ने किसी ने कर दिया, फिर उसकी खैर नहीं है। मेरे ऑफिस में लोग कर नहीं पाते हैं। तो याद रखिए, आप जवान है सर, आप यंगस्टर्स हैं। इस यंगस्टर्स के बेस पे तो इंडिया प्राउड करता है चाइना के सामने कि भैया तेरे पास पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन बुढ़े, हमारे पास यंगस्टर है। अब ऐसा यंगस्टर जो करे जा रहा है, काहे का यंगस्टर है? ये तो बुढ़ा है, फिर इसकी पेंशन स्टार्ट कर दो। यंगस्टर बन के दिखाएं यार, अच्छा नहीं लगता क्लास में ऐसा काम करना। चलो आगे मूव करते हैं। रॉक्स की बात हम कर रहे थे। रॉक्स के बाद यहां पे क्या बोला गया? देखो रॉक्स के बाद यहां पे लिखा गया कि जियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड रॉक्स इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया है? रॉक्स को 3 मेजर ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से 3 मेजर ग्रुप में? इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया इसे। जब बात करते हैं आपके इग्निशियस रॉक्स की, तो मैंने आपको बताया जब वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, जो ज्वालामुखी फूटता है, तो सबसे पहले जो चट्टान बनती है, जो रॉक बनती है, वो कौन सी होती है? वो इग्निशियस रॉक होती है। इग्निशियस रॉक्स के या फिर प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के जो पहले से चट्टाने हैं, उनके सेडिमेंट्स जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। सेडिमेंट्स टूटने के बाद जो सेडिमेंट्स वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, और सेडिमेंट्स इकट्ठे होते होते जो चट्टान, जो रॉक बन गई, उसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। जब इन प्री एग्जिस्टेड रॉक के अंदर इग्निशियस और सेडिमेंट्री के टूटने से, उनका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन चेंज होने से कोई नई रॉक बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है जी इनके एग्जाम्पल। एएफओ 2021 ने भी पूछा। मैं हर बार लेक्चर के अंदर एएफओ की बात करता हूं बिकॉज फोकस इस टाइम पे डेमो के लिए वही है, लेकिन अदरवाइज बोलूंगा तो ये छोटे मोटे एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि एएफओ और नाबार्ड जैसा एग्जाम थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछता है, पिछली बार थोड़े लो लेवल के थे, बट एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करना है, किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना, मतलब फिर तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, मैंने 3 टाइप की रोक्स आपको बता दी, उनके एग्जाम्पल बता दिए और फिर से याद करवा दूं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम एक कहानी सुन रहे हैं। उस कहानी का पहला किरदार था चट्टाने रोक्स। रोक्स आ गई हैं, कितने टाइप की आई हैं? 3 टाइप की आई हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। जो पहले बनी इग्निशियस, सबसे ज्यादा कौन सी पाई थी सरफेस पे? इग्निशियस। उनके सेडिमेंट से बनी सेडिमेंट्री, जिसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन होता है। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयर बाय लेयर जुड़ी होती है उनके अंदर। और मेटामॉर्फिक की बात करें तो मेटामॉर्फिज्म का मतलब यही होता है चेंज इन फॉर्म। तो प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक्स है उनकी फॉर्म चेंज होकर जो चट्टान बनती है उसे क्या बोलते हैं? उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। तो कहानी का पहला किरदार हुआ पूरा। कहानी के दूसरे किरदार की बात करते हैं। आपको पता है जिस फिल्म में हीरो होता है वहां विलन भी होता है। तो हीरो था रॉक्स, विलन आ गया जी वेदरिंग। अब विलन तोड़ेगा हीरो को, बट वो अलग बात है, अल्टीमेटली हीरो नहीं टूटेगा तो विलन ही, लेकिन फिलहाल हीरो को तोड़ते हैं, मतलब रॉक्स को तोड़ते हैं। तो वेदरिंग का मतलब क्या है? रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होना, रॉक्स का टूटना, रॉक्स का ब्रेक डाउन हो जाना। सो वेदरिंग के लिए बोला गया वेदरिंग इज द प्रोसेस of transformation of solid rocks into parent material और regolith। जो weathering है उसका मतलब क्या है? weathering का मतलब है solid rocks का क्या हो जाना? ट्रांसफॉर्मेशन। किस में? parent material में, या फिर किसके अंदर? regolith के अंदर। वहां पे parent material आ गया या फिर क्या आ गया? वहां पे regolith आ गया। भाई parent material regolith दोनों एक ही नाम है। मतलब क्या है इसका? रॉक्स जब टूटी, उनकी वेदरिंग हुई, तो रॉक्स के टूटने से क्या बन गया? वहां पे पेरेंट मटेरियल या फिर रेगोलिथ बन गया। पेरेंट मटेरियल रेगोलिथ की बात करते हैं तो इसने बोला वेदरिंग हैपेंस थ्रू 3 मेजर वेज, नेमली बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, जैसे क्लाइमेट ने कोई फोर्स लगाया, टेम्परेचर के फ्लक्चुएट होने से आपकी जो चट्टान है वो टूट गई। टेम्परेचर के फ्लक्चुएट होने से टूटी है तो कौन सी वेदरिंग होगी? वो फिजिकल वेदरिंग। अगर वहां पे पानी ने, CO2 ने या किसी और चीज ने कोई केमिकली रिएक्शन करके तोड़ दिया, वो क्या होगी? केमिकल वेदरिंग हो गया। अगर वहां पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, बिकॉज बायो का मतलब ही क्या होता है? लिविंग, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने तोड़ा है, जैसे ह्यूमन ने, माइक्रोब्स ने या फिर आपके पेड़ पौधों ने, वो सारे लिविंग है, तो फिर कौन सी वेदरिंग हो जाएगी? इट विल बी कंसीडर्ड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग के 3 तरीके समझ लिए, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मैंने आपको बताया कहानी चल रही है, कहानी का पहला किरदार गया रॉक्स, दूसरा किरदार वेदरिंग, उसने तोड़ दिया। अब तीसरी कहानी शुरू होगी। वेदरिंग के बाद क्या बन गया? पेरेंट मटेरियल। तो जरा सोयल की तरफ चलते हैं। सोयल फॉर्मिंग फैक्टर्स में कहता द सोयल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ 2 consecutive स्टेजेस। ये कंसेक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव, कंसेक्यूटिव बोली ज्यादा अच्छा लगता है ना। सो 2 consecutive स्टेजेस जो है ये कौन सी है? जब 2 consecutive स्टेजेस की बात करते हैं तो ये जैसे आप और मेरी इस टाइम पे चल रही है, मैं लगातार बोल रहा हूं, आप लगातार सुन रहे हैं, ये कंसेक्यूटिव प्रोसेस है, राइट? तो ऐसे ही मिट्टी बनने वाले केस में 2 लगातार प्रक्रियाएं चलती रहती है। कौन सी लगातार प्रक्रियाएं? द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इनटू रेगोलिथ। जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वो टूटती हैं, टूटने के बाद पेरेंट मटेरियल या फिर क्या बन रहा है? रेगोलिथ बन रहा है। और सेम टाइम पे द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सोयल फ्रॉम रेगोलिथ, आपका जो क्या है? सोयल है, वो बन रही है पेरेंट मटेरियल से। तो अब आपको कहानी के 3 किरदार मिल चुके हैं। कौन कौन से? पहला रॉक्स, वो टूटी, टूटने के बाद क्या बना? आपका पेरेंट मटेरियल बन गया। तो पहला रॉक्स आया, दूसरा वेदरिंग आया, तीसरा कौन आ गया? पेरेंट मटेरियल। कहानी को आगे लेके चले, प्लीज कहानी के रूप में सुनना, बिकॉज वो कहानियां जो तुम सुनते हो वो लाइफ में काम की नहीं है, लेकिन ये काम की कहानी आपको आगे लेके जाएगी। और पढ़ाई करना बंद कर दो, बातें और कहानियों से काम निपट जाते हैं सारे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ये क्या है सर? देखो, इसको पढ़ाऊंगा नहीं, पहले बताऊंगा ये क्या आ गया। जब बात करते हैं किसकी? आपकी रॉक्स की, वो टूटी थी, वेदरिंग हुई थी, वेदरिंग होने के बाद क्या हुआ था? पेरेंट मटेरियल बना था। वो जब टूट रहा है तो क्या बन रहा है? वहां पे आपकी सोयल बन जा रही है। जब सोयल बनेगी, थोड़ा सा खुद से पूछ के देखो, आपने हमेशा सोयल के अंदर पढ़ा हुआ है कि सोयल में क्या होता है? सोयल प्रोफाइल होती है, उसके अंदर ये अलग अलग होरिजोन होते हैं। कौन सी? OABCR, राइट?
OABCR जब हॉरिजॉन की बात करेंगे तो OABCR के अंदर क्या होने वाला है, OABCR के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है कि जो वेदरिंग की बात करते हैं तो वेदरिंग वाले, सॉरी वेदरिंग की बात नहीं करते हैं, OABCR की बात करते हैं तो आपने सोयल प्रोफाइल को देखा हुआ है, इनके जो कलर्स होते हैं, किसके, OABCR के कलर अलग अलग होते हैं। आपने बहुत बार फोटो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं आपको दिखा देता हूं, डेफिनेटली आप लोगों ने ऐसी कोई फोटोज देखी हुई है। देखो यहां पे आपको दिखा रहा है ना वो OABCR, तो भाई ये जो OABCR दिखा रहा है इसका कलर भी तो अलग अलग है ना। अब यहां समझाने के लिए थोड़ी दिखाया गया, मिट्टी के अंदर एक्चुअली कलर होता भी अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है सर, बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो कलर अलग अलग होने के अलग अलग रीजन होते हैं। क्या रीजन है समझते हैं। तो कलर अलग अलग होने के रीजन जो होते हैं वो होती है मिट्टी की फंडामेंटल प्रोसेस, वो मैं समझाने वाला हूं। लेकिन मुझे ये बताओ, जैसे ही रॉक्स आई, रॉक से वेदरिंग हुआ, वेदरिंग के बाद पेरेंट मटेरियल बना, पेरेंट मटेरियल बनने के बाद मिट्टी बन रही है, ये मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, ये मिट्टी यहां पे जमा होगी। हाँ और ना का इशारा करते हुए मुझे बताओ, क्या मिट्टी के अंदर जो मिट्टी की प्रोफाइल है जहां पे OABCR अलग अलग हॉरिजॉन दिखते हैं, जब ये नई नई बन के आ रही है पेरेंट मटेरियल से, क्या ये हॉरिजॉन विकसित हो जाएंगे, क्या ये हॉरिजॉन आपको दिखना शुरू हो जाएंगे क्या? हाँ और ना करिए सारे लोग, जरा दिमाग से सोचिए, क्योंकि 50% तो इशारा नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग से सोचिए और इशारा कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत ही सही पर बोलिए। क्या बोलते हैं, यस और नो? चलो इनसे 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 पूछता हूँ। मैम व्हाट्स योर गुड नेम? Myself Sneha. योर नेम इज नेहा? Sneha. नेहा, ओके। स्नेहा, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? I'm from Maharashtra. Pune. Okay, are you comfortable with Hindi language? Yes, sir. Yes, okay, that's great because I'm not comfortable with English language. मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है। Okay, स्नेहा, अगर रॉक्स की बात करें, जब उससे मिट्टी बन के आई है, मतलब पेरेंट मटेरियल से बनी है, तो क्या उसके अंदर जो हॉरिजॉन है उनका डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज पे हो जाएगा क्या? अगर उससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल पाएंगे तो इनिशियल डेवलपमेंट हो जाएगा इनिशियल स्टेज में। ओके ठीक है। ऐसे मैंने आपसे पूछा, आपका आई होप सो आपका बेबी है वो, तो मैं लोगों को कभी कोई ऐसा भी लगता है मुझे कि वो लोग जो मैरिड है, सिर्फ बेबी नहीं, पता नहीं कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, अगर वो बेबी के साथ पढ़ सकती है, हमारे पास तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार। अगर खुद कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है वो लड़की जो बेबी के साथ है वो तो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगी, आप तो इंडिया टॉप कर सकते हैं, बिकॉज कोई काम ही नहीं है, सारा दिन सिर्फ पढ़ाई है। समझ के देखिए वार के लिए, क्योंकि अपनी थाली का लड्डू ना हमेशा छोटा ही दिखता है। हमें लगता है हमारी लाइफ में समस्याएं हैं, हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, हमारे पास ही टाइम कम है। मिलते सभी को 24 घंटे हैं, लेकिन ये समझने की बात है कौन कहाँ पे कितना इंप्रूव करेगा। आगे चलते हैं। मैंने बात करी थी किसकी, मैंने बात करी थी आपकी सोयल की, कि जो सोयल है इसका जो फॉर्मेशन हो गया है ना, इसके अंदर इनिशियल स्टेज पे क्या आपकी जो अलग अलग हॉरिजॉन है वो डेवलप हो जाएंगी? नो। क्यों? ऐसे ही जैसे उनके पास एक बेबी था उनकी गोद में, है ना, एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं, वो छोटा बच्चा है, देखो वो छोटा बच्चा है, अभी वो मतलब न्यू बोर्न है, उसके माइंड में क्या कुछ चल रहा था क्या कि भाई उसकी मदर पढ़ाई कर रही है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट, ऐसा कुछ आ रहा है बेबी के माइंड में? नहीं, वो आराम से रिलैक्स है। क्यों? क्योंकि वो नया नया है। आपकी बात कर लीजिए, आप सारे लोग क्लास ले रहे हैं, अब आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट भी चल रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव भी चल रहे हैं, सिलेक्शन कर दूंगा, फाड़ दूंगा, फिर लग रहा है नहीं सर यार पेपर बहुत मुश्किल आता है, बहुत सारा चल रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब आप डेवलप्ड हो गए। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे हमने क्या किया, बहुत सारा पॉजिटिवली ग्रो किया, बहुत सारा नेगेटिवली ग्रो किया, लेकिन छोटी स्टेज पे तो हम लोग फ्रेश थे ना। बिल्कुल ऐसे मिट्टी इस टाइम पे फ्रेश है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर उसके अंदर कोई भी हॉरिजॉन नहीं है, वो एकदम फ्रेश सोइल है, ना कोई ओ लेयर है, ना कोई ए लेयर है, ना कोई बी है। तो फिर सर क्या होगा, अब आगे आके हॉरिजॉन बनेगी। चलें फिर हॉरिजॉन बनाए, ठीक है। हॉरिजॉन बनाने से पहले कहानी रिपीट कर लेते हैं। रॉक्स आई, तीन टाइप की, कौन कौन सी? इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। रॉक्स टूट गई, क्या बोला उसे आपने? वेदरिंग बोला। तीन तरीके से वेदरिंग हुई। तीन तरीके से वेदरिंग कैसे हुई आपकी? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। उसका क्या बना? पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल बना तो उसे भी तोड़ दिया गया, उसका क्या बना? ट्रू सोइल आपका बन गया। ट्रू सोइल के अंदर अभी तक हॉरिजॉन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हम अब क्या कराएंगे? सोइल के अंदर फंडामेंटल प्रोसेस करवाएंगे। सोइल की फंडामेंटल प्रोसेस के अंदर सबसे पहली जो प्रोसेस है वो मैं समझाऊंगा आपको, ह्यूमिफिकेशन। यहां पे लिखा नहीं है शायद, बट डोंट वरी, मैं समझा देता
करता हूं ह्यूमिफिकेशन। देखो मैं अगर आगे लिखा है तो ह्यूमिफिकेशन के बाद में आगे बढ़ूंगा, फिर बात करूंगा किसकी, आपके एलुविएशन और इलुविएशन की, जिसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं लास्ट 2 इयर्स में। ओके सो जब बात करते हैं फंडामेंटल प्रोसेस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोयल की जब बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है ह्यूमिफिकेशन। सर ये क्या होता है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, क्या बता रहा है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस की बात आपको दिख रही है, तो ह्यूमस की बात करेंगे तो भी आप जो ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं मिट्टी के अंदर, डालते हैं कि नहीं, कम और ज्यादा, लेकिन चाहे 0.5% से कम ही है, बट है तो सही इंडियन सोइल में। जब आप ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे आपकी मिट्टी के अंदर, क्या वो ह्यूमस में कन्वर्ट होगा? यस, ह्यूमस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या बोलते हैं, प्लीज रिपीट इट, बातें करनी है हम लोग को, क्या बोलते हैं उसे, या ऑफ कोर्स इसे बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। जब ह्यूमिफिकेशन की बात करेंगे, जब आपका ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया, उसे ह्यूमिफिकेशन बोला। ह्यूमस का कलर कैसा होता है जी, डार्क ब्लैक। नहीं, डार्क ब्लैक कोई कलर नहीं होता, या तो ब्लैक होता है या जेट ब्लैक होता है। तो ह्यूमस का कलर होता है जेट ब्लैक। जेट ब्लैक कलर का मटेरियल अगर आपकी सोइल में जाएगा तो उसे कैसा करेगा, डार्क कर देगा। ऑर्गेनिक मैटर कहां डाला है, ऊपर के नीचे, ऑफ कोर्स ऊपर, तो सबसे टॉप की लेयर डार्क हो जाएगी, यस और नो। तो क्या ओ हॉरिजॉन आपका बन गया? यस बन गया, बिकॉज ओ हॉरिजॉन डार्क कलर का होता है, डार्क हॉरिजॉन आपका बन गया। प्रोसेस को आपने बोल दिया ह्यूमिफिकेशन। क्या सब लोग समझ पाए? परफेक्ट। वो लिखा नहीं होता बट मैंने आपको समझा दिया। ह्यूमिफिकेशन के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे क्या आ गया, नेक्स्ट प्रोसेस एलुविएशन। एलुविएशन आरआरबीएसओ 2019 ने पूछा, लेकिन लोग नहीं ध्यान दे पाए। 2021 के अंदर आके उसी क्वेश्चन को लिखा है कहीं पे, पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, बट हाँ ये लिखा हुआ है। एएफओ 2020 ने अगले साल आके कहां से क्वेश्चन पूछा, इलुवेशन में। लोगों को लगता है कि सब चीजें किताबें ही हेल्प कर पाती है, मुझ जैसे बंदे की वीडियो देखना ही हेल्प कर पाता है। ये झूठ बातें हैं सर। किताबें और मुझ जैसे की वीडियो से कहीं ज्यादा हेल्प करता है एग्जाम का पैटर्न। जिस बंदे ने थोड़ा सा सीरियस लिया होता 2019 के अंदर, इसको देख के ये प्रोसेस पढ़ ली होती और साथ वाली पढ़ ली होती, 2020 के अंदर एक एक्स्ट्रा नंबर लेके जाता वो। लेकिन हम चीजों को लाइटली लेते हैं। पेपर के पैटर्न को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की ये कि लोग किताबें उठा लेते हैं, किसी भी जॉब का वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखते ही फर्क ही नहीं पड़ता पेपर का पैटर्न कैसा है। आप जानते हैं ना, आजकल आप देखिए क्या चल रहा है, लोग जब प्री एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे टीचर क्या है, कैसे पढ़ा रहा है, बस नाम सुना और निकल लिए वहां पे। बट ध्यान से देखो तो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, मतलब सबसे अच्छा बंदा पढ़ाने वाला इंग्लिश का होना चाहिए, सेकंड क्वांट का, थर्ड रीजनिंग का। बट दे आर लाइक नहीं वो बंदा बहुत अच्छा है, मैं वहां पे जा रहा हूं। अल्टीमेटली नुकसान कर लिया ना आपने, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट इज क्वांट और क्वालिफाइंग सब्जेक्ट इज इंग्लिश। अगर तुम रीजनिंग के बंदे को देख के चलेगे तो रीजनिंग का बंदा काम का नहीं है आपके एफओ में। व्हाई? बिकॉज रीजनिंग इज नॉट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। पास करना है ऑफ कोर्स, अच्छा पर्सन वहां भी चाहिए, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है ना। स्कोरिंग तो क्वांट है, और जहां पे बड़े बड़े लोग लटक जाते हैं दैट इज इंग्लिश। बट हमने सोचा नहीं कभी अपने दिमाग से, हमें लगता है नहीं चलते हैं भीड़ के साथ। बस ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं अपने करियर को डिसाइड करने में। मैंने इवन ये भी बोला कि मुझ जैसे बंदे की वीडियो काम की नहीं है जब तक आप पेपर के पैटर्न को नहीं समझते, बिकॉज अल्टीमेटली सॉइल में तो यही चलेगा, है ना। रोक्स चलेगी, वेदरिंग चलेगी, सॉइल के टाइप आएंगे, लेकिन कहां पे कितना और कब पढ़ना है ये एग्जाम का पैटर्न बताएगा आपको। चलिए, फंडामेंटल प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, हमने ह्यूमिफिकेशन की बात करी। ह्यूमिफिकेशन के बाद बात करते हैं किसकी, आपके एलुविएशन की। एलुविएशन को समझाने के लिए मैं सिंपल सी प्रोसेस आपको समझाता हूं जिसे आपने लीचिंग के नाम से पढ़ा हुआ है। लीचिंग जानते हैं ना सारे लोग, ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं। जब लीचिंग की बात करेंगे सर ये क्या होता है, लीचिंग की जब बात करेंगे, वैसे तो आप सारे लोग जान रहे हैं बट मैं इसको समझाने के लिए इसको बोल दूंगा। पानी जब नीचे जाता है, मिट्टी से नीचे, है ना, मिट्टी की प्रोफाइल से नीचे की साइड जा रहा है, तो पानी साथ में लेके जाता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, लेके जाता है कि नहीं। तो पानी न्यूट्रिएंट्स को साथ लेके चला जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। लेकिन कभी तुमने लीचिंग के अंदर यह पढ़ा कि कहां से जा रहा है, कहां इकट्ठा हो रहा है? कभी नहीं पढ़ा। आप बोलोगे सर जहां से ग्राउंड वाटर निकालते हैं वहां जाके इकट्ठा होता है। ग्राउंड वाटर कहां पे होता है, कुछ पढ़ा? ऐसा कोई पढ़ा नहीं हमने यार कि कहां जा रहा है, कहां इकट्ठा हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, अब जरा सा डिवीजन करते हैं, कहां जा रहा है, कहां इकट्ठा हो रहा है। एलुविएशन वर्ड की बात करते हैं। ये आपको समझाएगा, ये आपको सिखाएगा कि मिट्टी के अंदर जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन मतलब जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन जानते हैं ना, पानी जब मिट्टी के अंदर गया तो वहां पानी और न्यूट्रिएंट आपस में मिक्स हो जाएंगे और वो सोल्यूशन बन जाएगा या फिर सस्पेंशन बन जाएगा।
तो जब एलुविएशन की बात करेंगे उसका मतलब यही है कि सॉल्यूशन का नीचे जाना। तो इसने क्या बोला, इसने बोला इट इज द मोबाइलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सर्टेन मिनरल इन द सॉइल। मिनरल जो है वो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अब अकेले मिनरल तो जा नहीं सकते, जाएंगे तो पानी के साथ ही, तो वो सॉल्यूशन जो ऊपर से नीचे जा रहा है जिसको हमने बोल दिया एलुवेशन। ये बोलो यार कि मैं इस टाइम पे फर्स्ट फ्लोर पे हूं, अब मुझे कोचिंग से जाना है, छुट्टी होगी मेरी, मैं भी यहां से एग्जिट मार रहा हूं। क्या मार रहा हूं? एग्जिट। तो ऐसे ही ई फॉर एग्जिट कौन मार रहा है? सस्पेंशन, वहां से वो नीचे जा रहा है, तो एग्जिट का मतलब क्या हो गया? एलुविएशन हो गया। तो इसने बोला एलुविएशन मींस वॉशिंग आउट। एलुविएशन का मतलब है वॉशिंग आउट। इट इज द process of removal of constituent in suspension or solution by percolating water from the upper layer to lower layer. Elevation का मतलब क्या होता है? Wash out कर देना। It is the process of removal of constituent in the suspension. वहां से नीचे जा रहे, remove हो रहे हैं solution by percolating water from the upper to lower layer. ऐसा कहां पे होता है? ऐसा होता है आपका ए होरिजोन के अंदर, कि जो सस्पेंशन है वो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो एलुविएशन होरिजोन किस होरिजोन को बोलते हैं? ए होरिजोन को बोला जाता है। यही पूछा था आरआरबीएसओ 2019 ने, एलुविएशन के बाद क्या होगा। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा तो रहा हूं, मैं निकल लिया, लेकिन कहीं तो जाके रुकूंगा ना। ऐसा थोड़ी कि मैं जा ही रहा हूं, कहीं तो जाके रुकना पड़ेगा ना मुझे। तो ऐसे ही जो पानी ऊपर से नीचे यहां ए होरिजोन से गया है, एलुविएशन लेयर से गया, कहीं पे जाके तो रुकेगा ना। जहां पे जाके रुकेगा वो होरिजोन बी है, उसे क्या बोल देंगे? इल्यूविएशन लेयर बोल देंगे। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूविएशन बोलते हैं। तो क्या बोला इसने? कहता था प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। पिछली बार बोल रहा था मोबाइलाइजेशन, अब क्या बोल रहा है? डिपोजिशन, वहां पे जमा हो जाना। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल material removed from the alluvial horizon in the lower layer or horizon of gains having the property of stabilizing translocated clay material is termed as illuviation। जब जमा हो गया, जब डिपोजिट हो गया, स्टेबल हो गया, उसे बोला illuviation। B horizon refers to the zone of illuviation। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये AF420 ने पूछा। B जो है वो zone of illuviation है, A जो है वो क्या है? illuviation है। अब आपके माइंड में डाउट तो नहीं आ रहा, बट मैं डाउट पैदा कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि अब तुम खो गए हो एलुविएशन इल्यूविएशन के अंदर, जबकि तुम भूल गए हो कि हम तो सॉइल की फंडामेंटल प्रोसेस पढ़ रहे थे। सर ये फंडामेंटल क्यों है? ये डाउट आना चाहिए ना माइंड में, वरना मैं तो निकल लेता आगे, मैं बोलता हाँ बेटा समझ आ गया, एंड एवरीवन विल हाँ 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 समझ आ गया। क्योंकि मैंने 7 साल से, दिन में ज्यादा नहीं 5-6 बैच को तो मैं पढ़ाता ही हूं, है ना। मैंने 7 साल में लगभग 15-20 साल एक्सपीरियंस लिया पढ़ाने का। बच्चे को जैसे डाइवर्ट करो, बच्चा वैसे ही डाइवर्ट होता है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि इसका फंडामेंटल प्रोसेस से क्या रिलेशन है, कि ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस के आने से ह्यूमिफिकेशन हो तो ओ होरिजोन बन गई। इसका तो रिलेशन तुम भूल ही गए थे। वो अलग बात है, तुम में से कुछ बच्चों को आता है, लेकिन अब ये डाउट तो भूल ही गए थे। मैं तो आसानी से आगे निकल जाता, बच्चा कहता हाँ हाँ सब समझ आ गया। बस यही बात है कि टीचर के सामने होना चाहिए कि बच्चे को कहां पे क्या पॉइंट समझाना है। अब खुद के ब्रेन से एक बार पूछो, ये एलुविएशन और इल्यूविएशन से क्या फर्क पड़ा? सर ये फंडामेंटल प्रोसेस क्यों है? समझाता हूं। देखो, मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये ऑलमोस्ट व्हाइट कलर है, थोड़ा हाँ डिजाइन अच्छी और, बट ये व्हाइट कलर मानिए आप। अब ये जो व्हाइट कलर की शर्ट आप देख पा रहे हैं, मान लो मैं कहीं पे कुछ काम वाम करने का जहां मिट्टी है बहुत ज्यादा, है ना, और मेरी शर्ट बहुत गंदी हो गई है, बहुत डर्ट है, इतनी गंदी लग रही है, सर ये क्लास में कैसे पहन के आया, इतनी डर्टी लग रही है। मैंने क्या किया, मैं कपड़े धोना पसंद नहीं करता, सच में भी ऐसा ही है ना। अभी तो खैर मेरी फैमिली शिफ्ट हो गया, बट मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम यही लगता था। खाना बना लेता था बट धोता नहीं था। तो चलिए मान लो मैं आलसी टाइप का इंसान हूं, है ना, और मैं कपड़े नहीं वॉश कर रहा। मैंने क्या किया, इसको ना टैप के नीचे रख दिया, ऐसे लटका दिया, जैसे हैंगर में लटकाते हैं ना, ऐसे लटका दिया। समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसका कपड़े के धोने से कोई रिलेशन नहीं है। मान लो मैंने वहां टैप के नीचे लटका दिया और वहां पे क्या, पानी टप 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 पूरी रात होता रहा। अब मुझे बताओ, सुबह तक क्या मेरी शर्ट धुल जाएगी? बिल्कुल नहीं। टप टप होने से कैसे धुलती है? लेकिन यस और नो का इशारा करो, क्या ऐसा होगा कि जो डर्ट थी वो टप टप के चक्कर में थोड़ी सी नीचे चली गई, कि पानी यहां से सारी मैल को निकाल चुका है और यहां जो मैल है नीचे वाले पोर्शन में इकट्ठी हो चुकी है? यस और नो का इशारा करो, क्या ऐसा होगा? यस और नो एवरीवन, या ऑफ कोर्स ऐसा होने वाला है? सब लोग यस कह रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। ऐसा ही मिट्टी के अंदर होने वाला है। जैसे मैंने शर्ट को वॉश आउट करा, यहां से वॉश आउट करा, तो यहां वो डर्ट इकट्ठा
इकट्ठा हो गया, आप मिट्टी को वॉश आउट कर दे रहे हो। सर ए हॉरिजॉन से वॉश आउट करा है, बी हॉरिजॉन के अंदर जमा कर दिया है, तो क्या ए और बी का कलर अलग अलग होगा? यार कैसे नहीं होगा? इसने यही तो कहा है कि रिमूवल किसका? मिनरल्स का। तो आपको पता ही है रेड सॉइल रेड होती है बिकॉज ऑफ आयरन, तो मिनरल तो रंग देते हैं, मतलब कलर देते हैं मिट्टी को। अब कहीं से तुम मिनरल्स को निकाल ले रहे हो और कहीं जाके जमा कर दे रहे हो, तो क्या कलर अलग अलग होगा? यस ऑफ कोर्स होना ही होना है। तो क्या ओ, ए और बी हॉरिजॉन बना पाए आप लोग? यस बना पाए। ओ बन गया ऑर्गेनिक मैटर से, ए बन गया एलुविएशन से, बी बन गया इल्यूविएशन से। ठीक है ना? फिर कहानी खत्म होगी फंडामेंटल प्रोसेस की। क्यों खत्म होगी? बिकॉज एक वर्ड और होता है हॉरिजोनेशन बोलते हैं उसे। हॉरिजोनेशन का मतलब क्या था? हॉरिजोन बनना। तो बन तो गई सारी हॉरिजोन। आप बोलोगे सर 5 होते हैं, 3 ही पढ़ाई है। भैया देखो ऑर्गेनिक मैटर से ओ बन गया, एलुविएशन से ए बन गया, इल्यूविएशन से बी बन गया, पेरेंट मटेरियल नीचे पड़ा हुआ है तो सी बन गया, रोक्स उसके नीचे तो आर बन गया। सर हो गया हॉरिजोनेशन, बन गई सारी फंडामेंटल प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ओ ए बी सी आर बन गई ना? यस ऑफ कोर्स। तो आगे चलते हैं फिर, है ना? नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया था मिनरल्स इन द सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं किसको? मिनरल्स को। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। इकोनॉमी के सेक्टर को पढ़ते तो पहला कौन सा आता है? प्राइमरी। दूसरा कौन सा? सेकेंडरी। आप पहले कौन से स्कूल में पढ़े थे? प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ गए, फिर वो सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ऐसे ऐसे कुछ आगे होंगे अगर कॉन्वेंट स्कूल नहीं था तो। हाँ है ना? वो डिपेंड करता है आप कहां से पढ़े, बट कांसेप्ट तो ऐसा ही चलता है ना। तो प्राइमरी पहले आ गया, सेकेंडरी बाद में आ गया। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं, इनकी बात भी कर लेते हैं। जब प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स की बात करते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा कहानी में वापस चलिए। कहां पे वापस चलिए? कहानी के अंदर हम पढ़ रहे थे रॉक्स को, उनकी वेदरिंग को, उनसे बने पेरेंट मटेरियल को, पेरेंट मटेरियल से बनी मिट्टी को। अगर ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं तो तुम्हें यह भी समझ आ रहा होगा कि पेरेंट मटेरियल से सब मिट्टी नहीं बन रही है, पेरेंट मटेरियल से तो मिनरल्स बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? हाँ, पेरेंट मटेरियल से तो मिनरल्स ही आ रहे हैं। तो मिनरल्स जो पेरेंट मटेरियल से आए हैं, शुरू में जो मिनरल आएंगे, जो ओरिजिनल मिनरल आएंगे, जो बड़े साइज के मिनरल आएंगे, वो मिनरल कौन से होंगे? प्राइमरी मिनरल। फिर प्राइमरी मिनरल भी टूटेंगे। भाई साहब देखो, कुछ ना कुछ तो टूटता ही है ना, ये नेचर है, तोड़ती ही। आपको पता है जो नेचर में आया है उसका विनाश, विनाश या कुछ भी कह दीजिए, ऐसा कहते हैं ना कि जो आया उसे जाना होगा। तो भाई साहब नेचर में जो भी है ना, वो कोई भी अमर नहीं है, उसे अल्टीमेटली आफ्टर टाइम जाना पड़ेगा। वो चाहे कोई पत्थर हो, चाहे कोई दीवार हो, या हम हो, या कोई और जानवर हो, एक टाइम तो उसे खत्म होना है। ऐसा ही यहां पे चल रहा है। रॉक्स है, खत्म होगी, पेरेंट मटेरियल बना, खत्म हो गया। फिर सॉइल बनी, उसमें प्राइमरी पार्टिकल बने, प्राइमरी मिनरल खत्म हो गया, सेकेंडरी बन गई, ये भी खत्म हो टाइम के बाद, है ना? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फिर उसे अब्सॉर्ब कर लिया। आफ्टर टाइम सॉइल भी आपकी लेस फर्टाइल होती है, तो सब चीजें टाइम के खत्म होंगी। तो ऐसा ही हुआ प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी जो मिनरल्स है जो शुरू के अंदर बने हैं, अब इनकी भी वेदरिंग होगी, ये टूटेंगे। प्राइमरी मिनरल बड़े साइज के होते हैं, लेकिन टूटने के बाद क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी मिनरल बन जाते हैं, जनरली छोटे साइज के होते हैं। प्राइमरी मिनरल कहां पाए जाते हैं? आपके जो प्राइमरी मिनरल होते हैं, जैसा कि मैंने बोला बड़े साइज के, तो प्राइमरी मिनरल्स आपको बड़े साइज के मतलब कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे सैंड और सिल्ट के अंदर। जबकि सेकेंडरी मिनरल्स की बात करेंगे तो ये छोटे साइज के हैं। सेकेंडरी मिनरल छोटे साइज के, तो ये आपको कहां मिलेंगे? ये आपको सिल्ट के अंदर नहीं, फाइन सिल्ट के अंदर मिलेंगे, या फिर ये आपको कहां पे मिलेंगे? ये आपको क्ले के अंदर मिलेंगे। तो फाइन सिल्ट और क्ले में सेकेंडरी है, सैंड और सिल्ट में कौन है? आपके प्राइमरी। एग्जांपल यहां पे दिए गए, पीपीटी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से नोट कीजिएगा। हाँ, पीपीटी का पीडीएफ तब मिलेगा अगर आप मेरे इस लेक्चर को ऐप पे देख रहे हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब में पीडीएफ डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐप में आ सकते हैं, वहां पे लेक्चर के साथ व्यू पीडीएफ ऑप्शन मिलेगा, और साथ एक क्विज भी आपको मिलेगी सॉइल साइंस पे। आप हर दिन 20 क्वेश्चन की जो क्विज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हर एक दिन के बाद टेस्ट तो आपका हो ही रहा है। इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर से आपको याद आ रहा है रॉक्स, वेदरिंग, पेरेंट मटेरियल, सॉइल, फंडामेंटल प्रोसेस होगी। सर सॉइल कंप्लीट है। अब बात कर रहे हैं सॉइल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सॉइल की प्रॉपर्टीज के अंदर आता है आपका इनफिल्ट्रेशन, ड्रेनेज, डेप्थ, अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रिएक्शन, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एंड वो कहां पे लोकेटेड है, मतलब उसकी लैंडस्केप पोजीशन आ जाती है। वन बाय वन सारों की बातें करते हैं। सबसे पहले आ गया आपका सॉइल टेक्सचर।
सोयल टेक्सचर, स्ट्रक्चर वर्ड क्वेश्चन पूछा गया था शुरू, मैंने कहा था आगे आके समझाऊंगा। तो सोयल टेक्सचर और स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? जब सोयल टेक्सचर की बात करते हैं तो सोयल टेक्सचर की बात करने के लिए जरा सी बात कीजिए किसकी, आपकी सोयल के अंदर पाए जाने वाले 3 पार्टिकल्स की। ये आप सारे लोग अब तो रट्टा ही लगे हुए हैं, कौन कौन से 3 पार्टिकल्स होते हैं? सैंड, सिल्ट एंड क्ले, 3 पार्टिकल होते हैं किसके अंदर? आपकी मिट्टी के अंदर, ठीक है, ओके। अब जब सैंड, सिल्ट एंड क्ले की बात करते हैं, जिसे हम सोयल टेक्सचर के नाम से जानते हैं, तो इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी जो तीनों ये पार्टिकल्स हैं, कुछ सोयल के अंदर ज्यादा होते हैं तो कुछ कम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही हुआ है कि सैंड जो है, सैंड कंटेंट ज्यादा होता है रेड सोयल के अंदर, जबकि क्ले कंटेंट ज्यादा होता है किसके अंदर? ब्लैक सोयल के अंदर। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन किसके अंदर ज्यादा है और कम है, बस इतनी सी बात हमें जाननी है। आपकी मिट्टी के अंदर कितना सैंड, सिल्ट और क्ले है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोयल टेक्सचर बोला जाता है। कितना सैंड, सिल्ट और क्ले है, कम और ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, कितना है ना। जैसे आप आज बोलो, कुछ लोगों ने कम पढ़ाई की, कुछ ने ज्यादा की, बट अल्टीमेटली पढ़ाई की सब लोगों ने, है ना। तो पढ़ाई थोड़ी करिए, बातें करिए यार, क्या पढ़ाई है ना, नहीं बातें करिए हमने। ओके, सो सोयल टेक्सचर वाले केस में सैंड, सिल्ट एंड क्ले आ गया। तो यहां पे देखिए इसने क्या बोला, सोयल टेक्सचर वाले केस में क्या था? सोयल टेक्सचर रेफर्स टू द relative proportion of particles or it is the relative percentage by weight of 3 soil separates sand, silt and clay, है ना। सैंड, सिल्ट और क्ले जो है वो क्या है? टेक्सचर है। प्रोपोर्शन उनका, पार्टिकल्स उनका, परसेंटेज उनके जो है वो टेक्सचर है। द प्रोपोर्शन ऑफ ईच साइज ग्रुप in a given soil cannot be easily altered and it is considered as a basic property of a soil, है ना। ये क्या है? सोयल की बेसिक प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता है। सोयल टेक्सचर को पीडीएफ से याद कीजिएगा। ये क्लासिफिकेशन दिया यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, जो वर्ल्ड लेवल पे चलता है। ये क्लासिफिकेशन दिया इंडियन सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस ने, जो इंडिया के लिए वैलिड माना जाता है। आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। जो सोयल टेक्सचर होता है उसको क्या करते हैं हम? 12 अलग अलग टेक्सचर क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। ये जो सामने देख पा रहे हैं, ये आपका टेक्सचर ट्रायंगल है, जो बताता है कि आपकी मिट्टी के अंदर कितना सैंड, कितना सिल्ट और कितना क्ले है। तो सोयल टेक्सचर क्लासेस की जब बात करेंगे, 12 अलग अलग टेक्सचर क्लासेस यही बताती हैं किसमें कितना सैंड, सिल्ट और क्ले है। बोला गया टू कन्वे एन आइडिया ऑफ द टेक्सचरल मेकअप ऑफ सोयल and to give an indicator of their physical properties, soil texture class names are used, है ना। soil texture को हम यूज करते हैं। जैसे अब यहां पे देखिए जो क्ले है, अब ये बता रहा है क्ले के अंदर कुछ यहां तक सिल्ट जाएगा, कुछ यहां तक क्ले जाएगा, फिर नीचे सैंड बता रहा है, लेकिन इसको देख के समझना मुश्किल है। इसीलिए आपके लिए टेबल सामने है, याद करना पड़ेगा। बिकॉज इस टेबल से एक बार एएफओ ने क्वेश्चन पूछा है और एक बार नाबार्ड 2019 ने क्वेश्चन पूछा है। ये आपको याद करना पड़ेगा कौन सी टेक्सचर है, किसके अंदर कितना सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। टेबल को देख के थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा, सर इतना सारा डेटा कैसे याद कर लेंगे? कोई बात नहीं, ये मुश्किल है याद करना, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने ये बोला एग्जाम में आएगा तो फिर तुम्हें लगता है चलो सर कर लेंगे, लेकिन फिर मुझे एक बात और भी पता है कि जब आप सोच रहे होते हैं हम कर लेंगे, तब कोई और कर चुका होता है। तो सर कोई चुका होगा और सिलेक्शन ले जाएगा और हम करते रह जाएंगे, तो कर लेंगे नहीं, इसे आज के आज कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं, सोयल टेक्सचर क्लासेस की बात मैंने करी, सोयल टेक्सचर आपको समझा दिया। नेक्स्ट बात करता हूं सोयल स्ट्रक्चर की। सोयल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोयल स्ट्रक्चर को बताने के लिए मैं कुछ और बातें पहले करूंगा, वैसे वो बाद में भी आने वाली हैं, लेकिन उसका कनेक्शन के साथ तो अपने बात कर लेंगे। काम करते हैं, किसी के पास चलते हैं जो बंदा गांव से बिलोंग करता हो, फटाफट से हाथ खड़ा करे जिसका नेटवर्क भी ठीक हो और गांवों से बिलोंग करता हो, मिट्टी को जिसने देखा हुआ है। वैसे सभी ने देखा है, लेकिन हाँ जो थोड़ा सा मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आपसे पूछते हैं, सर कहां से बिलोंग करते हैं आप? सर उड़ीसा। सॉरी, उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा कौन से गांव से आप? सर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट। ओके, क्या आप कल्टीवेशन करते हैं? कल्टीवेशन आपके यहाँ पे कौन सी सोइल होती है? सर लोमी सॉइल, सैंड लोमी सैंड। ठीक है, ओके, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है बट काइंड ऑफ लोमी और सैंडी, ठीक बात है। आपने कभी ऐसा देखा कि आप जब खेत में जाते हैं और आपकी जो मिट्टी है, इफ इट इज ड्राई एंड इफ इट इज वेट, आप अगर उस मिट्टी में जाते होंगे तो अगर फुटवियर खोल दे तो मिट्टी पैरों को चिपक जाती है, चिपकती है कि नहीं?
ओके फाइन। क्या ऐसा भी देखा कि जब वो वेट कंडीशन में है और जब वो ड्राई कंडीशन में है तो उसका जो चिपकना है, जो स्टिकीनेस है, वो कम ज्यादा होता है ऐसा कि नहीं होता? यस सर। ज्यादा कब चिपकती है, जब वो वेट होती है कि ड्राई होती है? वेट वेट। एग्जैक्टली आप ठीक बोल रहे हैं, जब वो वेट होती है उस टाइम पे वो ज्यादा चिपकती है, ड्राई होने पे कम चिपकती है। एक और क्वेश्चन पूछूंगा जो आपकी मिट्टी से तो नहीं है। अगर मैं ये बोलूंगी एक तो आप अपने यहाँ पे जहां पे लोमी या फिर सैंडी सोइल है वहां पे हो, और एक मैं आपको ऐसे एरिया में लेके गया जहां पे क्ले सोइल हो और दोनों ही वेट है, ज्यादा कौन सी चिपकेगी, क्ले या क्ले सैंड? क्ले क्ले। ऑफ कोर्स, परफेक्ट, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ना। आपको जो ज्यादा चिपकेगी, जो स्टिक करेगी, वो क्या होगी, क्ले, है ना। स्टिक तो जानते हैं, 5 रुपए की वो फेविस्टिक आप लेके आते हैं, स्टिक क्या करती है, चिपकती है। तो ऐसे ही मिट्टी की जब बात करते हैं, मिट्टी के अंदर भी ऐसा ही होता है, वहां पे स्टिक हो जाता है। क्या स्टिक हो जाता है? आपकी मिट्टी आपको चिपकेगी तो वो स्टिक मतलब स्टिकीनेस होता है। और जब मिट्टी है वो दूसरे मिट्टी के पार्टिकल के साथ चिपकती है। ये देखो यहां भी तो मिट्टी जुड़ी हुई है ना आपस में, तो मिट्टी का मिट्टी के साथ चिपकना क्या होता है, उससे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। मिट्टी का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, आपके पैरों से, आपके हाथों से, मेरा पेन नीचे गिर गया उसको ऊपर चिपक गई है, या फिर आपके कपड़े नीचे गिरे वहां चिपक गई। मिट्टी का दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपकना स्टिकीनेस होता है, अपने आप से चिपकना क्या होता है, प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी की बात कीजिए, एक मिट्टी का पार्टिकल दूसरे मिट्टी के पार्टिकल से चिपक जाता है, होता है कि नहीं? नहीं मानते तो एक काम करो, खेत में जाइए जरा इमेजिनेशन के अंदर, उस खेत के अंदर प्लोइंग कर दीजिए, हल चलाइए। जैसे ही आपने हल चलाए तो आपने रियलाइज करा, क्या रियलाइज करा आपने, कि वहां जब हल चल रहा है तो नीचे से ऊपर मिट्टी के पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, नीचे से ऊपर मिट्टी के क्लोड्स आ रहे हैं, ढेले आ रहे हैं। हो रहा है ऐसे कि नहीं हो रहा? तो ऐसा ही सोइल स्ट्रक्चर के साथ होता है। क्या होता है? जब मिट्टी के पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, बिकॉज ऑफ प्लास्टिसिटी होने के कारण वहां क्या होता है, वहां पे अरेंजमेंट बनता है। वो जो अरेंजमेंट होता है, आपने शुरू में मुझे बताया था, अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स इज नोन एज, ऑफ कोर्स, सोइल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे। ओके, तो इसने क्या बोला यहां पे? इसने बोला द अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स। अरेंजमेंट किसका? ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स का इन अ सोइल इज नोन एज सोइल स्ट्रक्चर। वो क्या होता है? वो सोइल स्ट्रक्चर होता है। सोइल कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वाटर मूवमेंट, heat transfer, aeration and porosity are much influenced by structure। हाँ, वो स्ट्रक्चर से अफेक्ट होगी। क्या अफेक्ट होगी भाई? मिट्टी के अंदर पानी का मूवमेंट, अगर आपकी स्ट्रक्चर प्लेटी है, बहुत कंपैक्टेड है, और एक आपकी स्ट्रक्चर क्रम्बी है, तो क्रम्बी के अंदर मूवमेंट अच्छा खासा है, प्लेटी के अंदर नहीं होता, तो वाटर मूवमेंट। हीट ट्रांसफर की बात करो, एयर के साथ ही तो हीट ट्रांसफर होती है। अगर कमरा बहुत गर्म हो गया है, आप विंडो खोलोगे तब कहानी सेट हो जाएगी, तो काइंड ऑफ एरेशन ही हो रहा है, तो एरेशन से हीट ट्रांसफर, और एरेशन कम ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। फिर बोला गया एरेशन, फिर बोला गया पोरोसिटी। तो पोरोसिटी भी जब आपका स्ट्रक्चर कंपैक्ट होगा तो कम हो जाएगी, क्योंकि आप अगर नीचे जाते हैं सब सरफेस के अंदर, तो सब सरफेस में कंपैक्शन बढ़ता जाता है और पोरोसिटी घटती जाती है। तो ये सारी चीजें अफेक्ट किससे हो रही है? आपकी सोइल स्ट्रक्चर से हो रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया द रोल ऑफ सोइल स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। भाई क्या रोल है इस स्ट्रक्चर का प्लांट की ग्रोथ में? सोइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द अमाउंट एंड नेचर ऑफ पोरोसिटी। अभी अभी आपको बोल रहा था कि क्रम्बी या ग्रैनुलर, कौन सी? क्रम्बी या ग्रैनुलर की बात करेंगे तो क्रम्बी और ग्रैनुलर जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? वो आपकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और वो क्या करती है? इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? पोरोसिटी को। वहां पोरोसिटी अच्छी खासी होती है। लेकिन जब बात करें किसकी? आपकी प्लेटी स्ट्रक्चर को, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर को, वहां पे पोरोसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट बोला गया स्ट्रक्चर कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ वाटर को एंड एयर को इन द सोइल, बिकॉज सबसे अच्छी जो स्ट्रक्चर है वो क्रम्बी और ग्रैनुलर ही है। तो हर बार मैं उसका एग्जांपल ही लूंगा। तो उनके अंदर क्या होता है? वाटर होल्डिंग और एयर अच्छा खासा होता है। नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर बट देयर मूवमेंट, उनका मूवमेंट एयर और वाटर का एंड सर्कुलेशन आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सोइल स्ट्रक्चर। ये बात समझते होंगे यार कि स्ट्रक्चर के अंदर जितना ज्यादा और जितना कम मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चीजें अफेक्ट होंगी ही होंगी। नेक्स्ट बोला गया इट अफेक्ट टिलेज ऑपरेशन। ये अफेक्ट करता है किसको? आपके टिलेज ऑपरेशन को। कैसे करता है? अब एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब अगर लूज स्ट्रक्चर होगा, मतलब क्रम्बी और ग्रैनुलर होगा, तो वहां पे तो टिलेज बड़े आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है, क्या कॉम्पैक्ट के अंदर कर पाओगे? क्या
ऑफ कोर्स नहीं, कॉम्पैक्ट के अंदर इंप्लीमेंट चलने में बहुत समस्या आएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां बोला गया स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है किसको, रन ऑफ को एंड इरोजन को, बिकॉज अगर पानी अंदर जा रहा है, इनफिल्ट्रेट हो रहा है, तो रन ऑफ और इरोजन कंट्रोल होगा, नहीं जा रहा तो भाई साहब कंट्रोल नहीं, काम खराब हो जाएगा, मतलब बाहर जाएगा और इरोजन करेगा। प्लेटी स्ट्रक्चर, प्लेटी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाना। प्लेटी स्ट्रक्चर नॉर्मली हिंडर फ्री ड्रेनेज, वेयरएज स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर यानी ग्रैन्युलर जो क्रम्बी स्ट्रक्चर है वहां पे क्या होता है, वो हेल्प करती है ड्रेनेज के अंदर, तो पानी को वाटर लॉग नहीं होने देती। क्रम्बी एंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है ऑप्टिमम इनफिल्ट्रेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरेशन एंड ड्रेनेज। इट ऑल्सो प्रोवाइड गुड हैबिटेट फॉर द माइक्रोब्स एंड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये बात बांध लेना अपने पास कि सबसे अच्छी जो आपकी क्या है, सबसे अच्छी जो आपकी स्ट्रक्चर्स है वो कौन सी मानी जाती है, सबसे अच्छी स्ट्रक्चर मानी जाती है आपकी ग्रैन्युलर एज वेल एज क्रम्बी। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ये आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर का रोल क्या है। नेक्स्ट यहां पे बोला गया कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस क्या होता है, कंसिस्टेंस मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया जब मैंने दो वर्ड बोले, प्लास्टिसिटी और सेकंड बोला मैंने स्टिकीनेस। प्लास्टिसिटी और स्टिकीनेस की जब बात करते हैं तो प्लास्टिसिटी का मतलब था एक सॉइल पार्टिकल से दूसरा सॉइल पार्टिकल जोड़ना, जबकि स्टिकीनेस का मतलब क्या था, एक सॉइल पार्टिकल का दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ जाना। और कंसिस्टेंस के अंदर एक वर्ड और आता है, वो आता है रप्चर रेजिस्टेंस। ये क्या होता है सर, रप्चर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रप्चर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपकी जो सॉइल है उसको आप क्या कीजिए, एक पार्टिकल को, पार्टिकल नहीं मतलब छोटे से क्लोड को यहां पे लीजिए और उसे तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर तो सैंडी सॉइल है तो आराम से टूट जाएगी, और क्लेई सॉइल है तो टूटने में टाइम लेगी। तो जितना ज्यादा वो रेजिस्ट कर रही है वो क्या हो जाता है, वो आपका रप्चर रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंस के अंदर 3 पॉइंट आएंगे, मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है, आपका स्टिकीनेस क्या होता है, रप्चर रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तीनों मैंने बोल दिए, वहां लिखे गए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बल्क डेंसिटी की एंड किसकी, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल एंड पोरोसिटी। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन लोग इसे पता नहीं क्यों डिफिकल्ट बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसे समझते नहीं, अब बातें कर लेते हैं। किन सी बातें, मिट्टी की बातें करते हैं। एक काम करो, जरा सोइल से मिट्टी का सैंपल लेके आओ। लेके आओगे क्या, कितने ग्राम लेके आओगे, 500 ग्राम। या ऑफ कोर्स है ना, सोइल सैंपल जो लिया जाता है वो कितने ग्राम का लिया जाता है, वो 500 ग्राम का लिया जाता है। 500 ग्राम का सोइल सैंपल लेके आओ और उसे कहते हैं ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के लिए आपको अच्छे से ड्राई करना पड़ेगा, 24 से 48 आवर्स रखना पड़ेगा उसे 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बिकॉज हाइग्रोस्कोपिक वाटर को रिमूव करना उतना आसान नहीं होता। सो 24 से 48 आवर्स आप क्या करिए, उसे मिट्टी को ड्राई कर लीजिए। ड्राई कर लिया, जैसे आपने ड्राई करा, एक बात याद करो, जब आपने शुरू में मुझे कंपोजिशन बताया था, आपने बोला था 25% एयर और 25% वाटर। अब आपने वाटर तो हटा दिया, तो वाटर की जगह पे कौन आ जाएगा, एयर आ जाएगी। मतलब लगभग 50% एयर आ जाएगी और 50% क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। कहां पे, आपकी सॉइल के अंदर। ठीक है, सो अब क्या हुआ, बल्क डेंसिटी क्या होता है समझाता हूं। अगर आप परमिशन दे तो पानी पी लूं मैं, वो इसलिए बिकॉज मुझे इसको हाफ के आसपास करना है, आप उससे अच्छे से समझ जाएंगे। बिकॉज बल्क डेंसिटी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है, बताता हूं कैसे होता है। नाउ इट इज हाफ ऑलमोस्ट, राइट। ओके, सो क्या किया, इसका एग्जांपल लो। आपने इस बोतल को खोला और इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर मिट्टी है। ये लीजिए, मैंने लाके सारी मिट्टी भर दी, ऊपर तक भर दी, लेकिन कौन सी मिट्टी भरी है, वो वाली जो आपने ड्राई की थी अभी अभी, वो मिट्टी भरी है मैंने। तो इमेजिन कीजिए कि इसके अंदर पूरी मिट्टी भरी हुई है, लेकिन क्या इसके अंदर सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स है कि एयर भी है। आप बोलोगे सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, अभी तो बताया था कि 50% एयर है। तो अब ये बोलना है कि सर जो पूरी आपने मिट्टी भरी है इसमें 50% सॉलिड पार्टिकल मतलब ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स है, और 50% क्या है, एयर है। क्या ऐसा ही बोल रहे हैं, बिल्कुल आप ऐसा ही बोल रहे हैं। तो 50 सॉलिड 50 एयर। मैं समझने के लिए क्या ऐसा बोल दूं कि इतने सॉलिड है और इतनी ऊपर क्या है, एयर है। ये तो कह ही सकता हूं, हाँ है ऐसा कि बीच बीच में एयर, लेकिन समझने के लिए कह सकता है कि इतना सॉलिड है और इसके ऊपर क्या है, वो आपका एयर है। ओके, सो बल्क डेंसिटी क्या होता है, बल्क डेंसिटी दो चीजें लेके चलती है, एक पार्टिकल्स, दूसरा पोर स्पेस। तो यहां तक पार्टिकल्स है, यहां पे क्या है, पोर स्पेस है। अब बल्क डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी आपने सभी ने पढ़ा हुआ है। बल्क डेंसिटी का मतलब होता है एक वॉल्यूम के अंदर आपके ड्राई सॉइल का वेट कितना होता है। तो ये मानिए कि एक वॉल्यूम है, मान लो यार कोई दिक्कत नहीं है,
इसके अंदर तुमने मिट्टी डाल दी, इसका वेट कितना है, ये क्या होता है बल्क डेंसिटी। आप बोलेंगे इतना आसान है, ये इतना आसान है, लेकिन हम जब इसको रिलेट करते हैं एग्जाम में, जब क्वेश्चन आते हैं ना, वहां हम फंस जाते हैं। बल्क डेंसिटी अगर इतना सा समझना हो तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है कि वॉल्यूम के अंदर आपने मिट्टी डाली, उस मिट्टी का जो वेट है उसकी बल्क डेंसिटी है, दैट्स इट। क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल भी है, उसके अंदर पोर स्पेस भी है। लेकिन कंफ्यूजन है सर, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं समझाता हूं। देखो, बल्क डेंसिटी से रिलेट करके हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? बल्क डेंसिटी मैंने बोला एक वॉल्यूम के अंदर ड्राई सॉइल का वेट कितना है, लेकिन इसको रिलेट किया जाता है किससे? इसको रिलेट किया जाता है टिलेज से, इसको रिलेट किया जाता है किसके साथ? पोर स्पेस के साथ। इसको रिलेट किया जाता है किसके साथ? सब सॉइल के साथ। सब सॉइल मतलब जो नीचे है, इससे रिलेट किया जाता है अलग अलग टेक्सचरल क्लासेस के साथ, इससे रिलेट किया जाता है अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ। अगर तो आप मेरी बातें सुन के और मेरे क्रॉस क्वेश्चन का आंसर दे पाए तो मतलब तुम्हें फंडा क्लियर है, और नहीं दे पाए तो मतलब क्लियर नहीं हो पाया। ओके, देखो एक चीज समझ जाना, बल्क डेंसिटी और पोर स्पेस, भैया इनकी बहुत तगड़ी दुश्मनी आपस में है ना। बल्क डेंसिटी की और पोर स्पेस की जैसे दुश्मनी है दो चीजों की, तुम्हारी क्लास की और तुम्हारे डेटा की। डेटा कहता है कि तुम क्लास लोगे तो मैं खत्म होऊंगा ही होऊंगा, कहते हैं ना डेटा तुम्हें ऐसे, है ना। फिर तुम कहते हो सर बहुत डेटा चला जाता है, रात को यूट्यूब नहीं चला पाते हम, है ना। ओके, सो पॉइंट इज, जैसे वो समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे मजाक कर रहा हूं यार, कि अगर तुमने क्लास ली तो डेटा की दुश्मनी होगा, मैं तो खत्म होऊंगा, तो जितनी ज्यादा क्लास लेगा मैं उतना ज्यादा खत्म होगा। तो उल्टा काम हो रहा है ना, मैं क्लास ज्यादा ले रहा हूं वो कम होता जा रहा है, मैं ज्यादा ले रहा हूं वो कम होता जा रहा है, मैंने और ज्यादा ली वो जीरो खत्म हो गया, ऐसा हो रहा है ना। तो ऐसे ही रिलेशन है किसका? बल्क डेंसिटी का और किसका? आपके पोर स्पेस का। भैया ये आपस में इतने बड़े प्रतिद्वंदी है, इतने बड़े शत्रु है ना। ये कहता अगर तू ज्यादा होगा तो मैं कम हो जाऊंगा, ये कहता ठीक है मैं कम हो जाता हूं, ये तू कम हो रहा है कहता मैं ज्यादा हो जाऊंगा। अब समझिए जरा, मैंने बोला था कि आपने इसके अंदर एक मिट्टी को डाला, उसका जो वेट है ड्राई सॉइल का वो क्या है? बल्क डेंसिटी है। अब एक काम कीजिए, एक तो मिट्टी लेके आइए वो जिसके अंदर कंपैक्शन कम है, और एक मिट्टी वो लेके आइए जिसके अंदर कंपैक्शन ज्यादा है। अब कंपैक्शन कम और ज्यादा जब होगा तो कंपैक्शन ज्यादा का मतलब क्या? एयर स्पेस उसके अंदर कम है, बिकॉज ज्यादा मिट्टी कंपैक्ट होगी तो एयर स्पेस कम होगा। तो ये लीजिए मैंने इसको कंपैक्ट कर दिया, एयर स्पेस अब कितना कम हो गया। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है एयर स्पेस क्या कम हो चुका है। अब इसका वेट बढ़ेगा कि नहीं? बिकॉज सॉलिड बढ़ गए ना वॉल्यूम के अंदर। भैया जब एयर स्पेस ज्यादा था तो सॉलिड यहां तक थे, अब एयर स्पेस कम हुआ तो सॉलिड यहां तक है, तो वेट बढ़ा ना। मतलब पोर स्पेस कम होने से वेट बढ़ेगा, मतलब पोर स्पेस कम होने से बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी, और पोर स्पेस के ज्यादा होने से बल्क डेंसिटी कम हो जाएगी। बोलो होगा ऐसा कि नहीं होगा? अब जरा सा रिलेट करते हैं, चैट ऑप्शन को ओपन कर दूंगा, आप फटाफट से आंसर लिखते जाइएगा। अगर आपने 4-5 क्वेश्चन के आंसर कर दिए दैट मींस आप आराम से समझ गए। आप आंसर करते टाइम सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पहले सुनिएगा फिर लिखिएगा, जल्दबाजी मत करना। पहला क्वेश्चन ये है कि जब मेरी मिट्टी की बात करता हूं, हम मिट्टी के अंदर जब पानी देते हैं, पानी देने से क्या होता है? हमारी जो मिट्टी के अंदर पानी होता है ना, पानी देने से क्या होगा? मिट्टी आपस में कॉम्पैक्ट होती है, पास आती है। पता है क्यों पास आती है? बिकॉज मिट्टी और पानी ना बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे को देखते ही क्या आएंगे? ये पास आएंगे ही आएंगे, है ना। तो जैसे ही ये पास आएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? पास आने से कॉम्पैक्शन बढ़ेगा। अब कॉम्पैक्शन जब बढ़ गया, एक तो भैया ग्रेजुएशन लेवल वाली मैच्योरिटी दिखाया करो आप लोग। मैंने क्वेश्चन बोला ही नहीं अभी, अब इंक्रीज बोल रहे हैं। एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन बोलता हूं फिर तुम इंक्रीज बोलना। मैंने पहले बोला ना, ये चैट सबसे खराब कॉन्सेप्ट है, वैसे तो होना नहीं चाहिए ये, बट क्या करें अनफॉर्चुनेटली ये है। यूट्यूब में जो चल रहा होगा फिर तो इस टाइम पे सब टाइम पास कर रहे होंगे जो टाइम पास करते हैं। पहले सुन तो लो यार, कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम अपने 2 घंटे दे रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्लास फ्री है, मैं फ्री वाली चीजों में विश्वास ही नहीं करता हूं। लोग कहते हैं जनता की सेवा करनी चाहिए, भैया सेवा करती नहीं, लोग खाने के लिए पैसा नहीं है, बट जैसे ही अनलॉक हो रहा है, शराब वाली दुकानों पे लाइनें लग जा रही हैं, तो कहां पैसा नहीं है? गरीबी का अमीरी बड़ी बड़ी है इंडिया के अंदर। तो पॉइंट ये लोग नेगेटिव साइड, मैंने पहले ही बोला कि पहले केयरफुली क्वेश्चन को सुनिए, बट जनता है कि टाइम पास ज्यादा करती है। अब मैं चैट ऑप्शन ओपन नहीं करूंगा, जो यूट्यूब पे देखिएगा कमेंट करने के लिए, बट फिलहाल बंद है ना। मुझे 1 और 2 का इशारा दे देना, ए मतलब आई मतलब इंक्रीज और 2 मतलब डिक्रीज। माय क्वेश्चन वाज, अगर बात करते हैं किसकी? आपकी मिट्टी की। आप जब पानी के अंदर मिट्टी के अंदर इरिगेशन करते हो तो पार्टिकल पास आ जाते हैं, मतलब पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। पार्टिकल्स के कॉम्पैक्ट होने से क्या होगा? बल्क डेंसिटी पे इफेक्ट है। 1 इज इंक्रीज, 2 इज डिक्रीज। जब कंपैक्शन बढ़ रहा है, आपने पानी लगा दिया तो बल्क डेंसिटी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज? 1 और 2 का इशारा करो, है ना। 1 मतलब इंक्रीज, 2 मतलब डिक्रीज। ओके
ठीक है। सो सब लोग एक का इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये दो का इशारा कर रहे हैं, तो मैं इनके पास चलता हूं। मैम एक बात बताएं, जब आपने पानी दिया, पानी देने से मिट्टी कॉम्पैक्ट हुई, मिट्टी कॉम्पैक्ट होने से एयर स्पेस कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। एयर स्पेस कम होगा। एयर स्पेस और बल्क डेंसिटी की दुश्मनी होती है। एयर स्पेस कम हुआ तो बल्क डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। आप क्या बोल रही थी? कम। हाँ, अब समझ आ गया ना आपको? डोंट वरी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। पोर स्पेस से तो बता ही दिया, पोर स्पेस बढ़ेगा तो बल्क डेंसिटी घटेगी, और पोर स्पेस घटेगा तो बढ़ेगी, मतलब अपोजिट चलेगा। सब सोयल की बात करता हूं। सोयल की बात करते हैं तो सोयल में हम बहुत सारी टिलेज प्रोसेस करते हैं, लेकिन सब सोयल के अंदर टिलेज नहीं होती है। मतलब सोयल लूज है, सब सोयल कॉम्पैक्ट है। मतलब जैसे जैसे आप मिट्टी में नीचे जाते जाएंगे तो बल्क डेंसिटी 1/4 इंक्रीज और 2/4 डिक्रीज क्या होती जाएगी? इशारा करिए। जैसे जैसे आप मिट्टी में नीचे जा रहे हैं, कॉम्पैक्टनेस बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर आप टिलेज करते हैं, नीचे आप नहीं करते हैं, तो बल्क डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज और डिक्रीज। या ऑफकोर्स आप एक का इशारा कर रहे हैं, लगभग 60% लोग 40% नहीं कर पा रहे हैं। सो आप एक का इशारा कर रहे हैं तो आप ठीक बोल रहे हैं, बिकॉज नीचे जाएंगे सर तो क्या होगा? आपने दो का इशारा किया है सर, नीचे जब जाएंगे ना तो कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर तो आप टिलेज करते हो। जब कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा तो एयर स्पेस घटेगा, और एयर स्पेस घटेगा तो बल्क डेंसिटी, वो तो पता ही है। फिर अगर एयर स्पेस घटता मैंने बोल दिया तो बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी। आगे मैंने लिखा है टेक्सचर। अब टेक्सचर आपको पता ही है 3 टाइप की हो सकती है, सैंडी, सिल्टी या क्लेई। अब क्लेई और सैंडी की बात कर लो। सैंडी के अंदर पोर स्पेस कम होता है, इस बात पे थोड़ा सा उलझन आ जाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। सैंडी के अंदर पोर स्पेस कम होता है, पोर स्पेस कम हुआ तो बल्क डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सैंडी की बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है, क्ले की बल्क डेंसिटी कम होती है। लास्ट पॉइंट मैंने वहां पे लिखा है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में एग्जांपल लेते हैं किसका? एग्जांपल लेते हैं आपका एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर का, और सेकेंड एग्जांपल किसका लेते हैं? ग्रेनुलर के अलावा आपका प्लेटी स्ट्रक्चर का, है ना। और पूछते हैं इन मैम से, ये थोड़ा सा माथे से एक्सपीरियंस, मतलब इनके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा कम समझ आ रहा है। मैम अब जरा ये बताइए कि अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक स्ट्रक्चर है ग्रेनुलर और एक है प्लेटी, सो जो आपका बल्क डेंसिटी है वो ज्यादा किसमें होगा? ग्रेनुलर के अंदर या प्लेटी के अंदर? सर प्लेटी के अंदर। क्या रीजन? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट रहेंगे प्लेटी में, और ग्रैनुलर में लूज। ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। प्लेटी के अंदर क्या होगा? प्लेटी के अंदर कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा, और जैसे ही प्लेटी के अंदर कॉम्पैक्शन हो जाता है ज्यादा, तो कॉम्पैक्शन होने से क्या हो जाएगा? बल्क डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ग्रैनुलर के अंदर जाओगे, वहां अच्छा खासा पोर स्पेस है, तो बल्क डेंसिटी वहां पे क्या हो जाएगी? पोर स्पेस होने से कम हो जाएगी। बल्क डेंसिटी हमेशा आपके सोइल के लिए कम हो, वो ही अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप इन क्वेश्चन का रिलेशन समझ पाए ना, तो फिर ये सब टाइम पास है, ये सब हर कोई कर सकता है। मेरे को ये करना आता नहीं है, चीजें समझ गए तो परफेक्ट है। यहां पे पार्टिकल डेंसिटी और लिखा गया। देखो, जब मैं बल्क डेंसिटी की बात कर रहा था तो मैं साथ क्या बोल रहा था? पोर स्पेस की बातें भी कर रहा था। लेकिन जब पार्टिकल डेंसिटी बोलेंगे तो ये तो कहती है सिर्फ पार्टिकल्स की बात करनी है। तो ओनली पार्टिकल्स की जब बात होती है, पार्टिकल्स का जो वेट होता है वो पार्टिकल डेंसिटी है, पार्टिकल प्लस पोर स्पेस का जो होता है वो बल्क डेंसिटी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन आएगा तो बल्क से आएगा, पार्टिकल से क्वेश्चन बहुत रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं। अब इसको आप पढ़िएगा, यहां पे बोला गया टेक्सचर क्लासेस, उनकी पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, फिर बल्क के बारे में जो मैंने आपको समझाया वही बातें यहां पे लिखी गई है। पढ़ने से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएंगी। फिर यहां पे आपको डेटा दिया गया किसका? आपकी बल्क डेंसिटी का, कि बल्क डेंसिटी कितनी होती है। और देखो, जैसे ही बल्क डेंसिटी आया तो साथ में आपको क्या दे दिया? पोर स्पेस दे दिया। क्यों दिया? बिकॉज बल्क डेंसिटी तो हमेशा किसके साथ आएगी? पोर स्पेस के साथ ही आएगी। और एक बात और याद रखनी पड़ेगी आपको, क्या? वहां जरा टेबल के अंदर देख लो, पोर स्पेस आपको दिख रहा है 58% क्ले में, जबकि 40% दिख रहा है कहां पे? सैंड में। तो इस बात को पल्ले बांध लीजिएगा सर, जब बात करें किसकी? आपके टेक्सचर क्लासेस की, तो पोर स्पेस ज्यादा होता है क्ले के अंदर और कम होता है सैंड के अंदर। बिकॉज यहां बच्चे मानते नहीं है, बहुत सारे नहीं नहीं नहीं, सैंड तो लूज होती है, सैंड में ज्यादा होता है, तो फिर गलत रास्ते पे चले जाएंगे। मान लीजिए अभी भी टाइम है ना, जो आपका बल्क डेंसिटी बात करोगे तो पोर स्पेस कम है सैंड के अंदर, ज्यादा है कहां पे? क्ले के अंदर। आगे चलते हैं। पोर स्पेस की बात चल रही है तो साथ में पोरोसिटी पढ़ लेते हैं। अब पोरोसिटी वैसे आप समझ गए हैं, कहता है सोइल पोरोसिटी रेफर्स टू द part of a soil volume that is not occupied by the soil particles or organic matter। obviously बात है यार, मिट्टी के अंदर जहां पे पार्टिकल्स हैं, वो जो पार्टिकल्स मिट्टी के अंदर लोकेटेड है वो तो पोरोसिटी है।
सॉरी, जहां पे पार्टिकल्स हैं वो तो पोरोसिटी नहीं है, लेकिन पार्टिकल्स के अलावा जो स्पेस बच गया है ना, पार्टिकल किसके हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर के या फिर मिनरल्स के, तो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर 50% ले गया, बाकी जो बच गया वो क्या है, वो पोरोसिटी है। सैंडी सॉइल, the particles are arranged closely and pore space is low। देखो सैंडी सॉइल में पोर स्पेस क्या बोला इसने, लो बोला। क्ले सॉइल में the particles are arranged as well as aggregated भी है and pore space क्ले के अंदर क्या हो गया, हाई हो गया। presence of organic matter increase the pore space, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होने से पोर स्पेस बढ़ जाता है। वर्जिन सॉइल है मोर पोर स्पेस, क्यों, क्योंकि वर्जिन सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। वर्जिन सॉइल का मतलब क्या होता है, वो सॉइल जहां पे आज तक कभी कल्टीवेशन नहीं हुई है। बोले कल्टीवेशन नहीं हुई तो ऑर्गेनिक मैटर कहां से है, नेचुरल वेजिटेशन से, नेचुरली वहां पे इकट्ठा होता जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इसीलिए वर्जिन सॉइल में पोर स्पेस ज्यादा होता है। नेक्स्ट वाला गया कंजर्वेशनल टिलेज एंड नो टिलेज रिड्यूस पोरोसिटी देन द कन्वेंशनल टिलेज। आप प्लो चलाते हो, हैरो चलाते हो, कल्टीवेटर चलाते हो, वो पोरोसिटी को बढ़ाता है, लेकिन आप रिड्यूस टिलेज या जीरो टिलेज करेंगे तो पोरोसिटी घटाएगा। व्हाई, बिकॉज आप टिलेज नहीं कर रहे हैं, आप टिलेज कम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पोरोसिटी ने क्या होना है, कम होना ही होना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया साइज ऑफ पोर्स। तो साइज ऑफ पोर्स के अंदर बस ये छोटा सा डेटा, बाकी तुम पढ़ोगे, लेकिन ये डेटा छोटा सा याद कर लेना। पोर्स की बात करेंगे तो पोर साइज अगर 0.05 mm, सेंटीमीटर में याद रखना, mm से छोटा है तो वो क्या होता है, छोटा होगा तो माइक्रोपोर होगा, 0.05 से बड़ा है तो वो क्या होगा, मैक्रोपोर होगा। माइक्रोपोर्स के अंदर पानी रुक जाता है, कौन सा पानी, कैपिलरी वाटर, इसीलिए माइक्रोपोर को हम कैपिलरी पोर बोलते हैं। जबकि मैक्रोपोर के अंदर पानी नहीं रुक पाता, ग्रेविटी कारण नीचे चला जाता है, परकोलेट हो जाता है, इसीलिए उसे क्या बोल दिया जाता है, नॉन कैपिलरी पोर बोल दिया जाता है। आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैं इसके लिए रुकूंगा नहीं बिकॉज मुझे काफी कुछ पूरा करना है, बट आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, है ना। अ सोयल सैंपल हैज अ वेट ऑफ 0.7 kg। छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेट 0.7 kg है, बीडी उसका 1.33 है, पीडी यानी कि पार्टिकल डेंसिटी उसका 2.659 है, तो उसके अंदर पोरोसिटी कितना होगा, नोट करें। जस्ट 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, फिर आगे मूव करूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। डन, आगे चलता हूं। आपको पता है जैसे न्यूमेरिकल आया तो कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है, अच्छा न्यूमेरिकल है, नहीं सर नहीं ये नहीं करूंगा, बहुत मुश्किल होता है न्यूमेरिकल। पता है क्यों, पीपल यूज टू से इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। हाँ, अगर आप भारतीय हैं तो जन्म से आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, ऐसा ही है ना। Everyone used to say, कोई ऐसा नहीं कहता मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं। हाँ, there are students who can speak English very well, but still they cannot say कि सर मैं अच्छे से बोल सकता हूं। Even I am from हिंदी मीडियम, है ना, मैं भी ऐसे ही बोलता हूं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया कि भारतीय हैं हम, वही हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी होना अच्छी बात है, हिंदी बोलना अच्छी बात है, बट इंग्लिश आनी चाहिए बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। कहीं किसी से बात करनी पड़ी एंड दैट पर्सन डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, आप कैसे उससे बात करेंगे, हम बात ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मेक श्योर कि वो आना चाहिए। बट ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे माइंड में हवा बिठा देते हैं लोग, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। भैया इंग्लिश बहुत आसान है, कोई ना माने ना, मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के अंदर देखा है ना। मैंने देखा जब मैं हिंदी पढ़ता था, बिकॉज मेरा जो स्टार्टिंग है वो हिंदी से, और बाद में इंग्लिश पे मूव किया तो इंग्लिश बहुत आसान लगी। जब मैंने इंग्लिश वाली किताबों की हिंदी करना सीखा, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हिंदी की इंग्लिश करते हो गूगल गलतियां नहीं करता, बिकॉज गलतियों का स्कोप ही नहीं है। एक इंग्लिश वर्ड के 10 मीनिंग होते हैं, लेकिन 10 मीनिंग का एक इंग्लिश होता है। आप देखिए ना, आप अगर आपके पापा के जो बड़े भाई उनको ताऊ बोलते हैं, छोटे भाई को चाचा बोलते हैं, है ना, बुआ जी के हस्बैंड जो है उनको फूफा बोल देते हैं, इधर मामा जी आते हैं, मौसा जी आते हैं, इतने सारे लफड़े हैं हिंदी के अंदर यार। इंग्लिश कहता है भैया अंकल, दैट्स इट, जो मर्जी अंकल है वो, मामा चाचा ताया जो भी है, अंकल में कहानी खत्म। तो इंग्लिश में गलतियां नहीं होती है। इंग्लिश इज कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज देन हिंदी, बट हमें लगता है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज चीजें बहुत आसान है, बट हम माइंड में बिठा लेते हैं। इतना सा फॉर्मूला है, 100 माइनस BD डिवाइडेड बाय PD इंटू 100, बस इतना सूत्र किया कि क्या करना है, 100 करो, माइनस करो, क्या माइनस करो, BD बाय PD, है ना। 1.33 डिवाइड किया किससे, आपने 2.659 से, और परसेंटेज के अंदर आएगा तो गुणा तो फिर 100 से करना पड़ेगा, दैट्स इट। अब इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है ना, बस अब कैलकुलेशन आनी चाहिए। बोलो कैलकुलेशन भी नहीं आती है,
फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, बोला गया विच सोइल शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्रिंक स्वेल पोटेंशियल, इनमें से कौन सी सोइल है जो आपको श्रिंक स्वेल पोटेंशियल दिखाती है। श्रिंक स्वेल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पानी आने पे स्वेल हो जाना, फूल जाना, और पानी जाने पे सिकुड़ जाना, मतलब श्रिंक हो जाना। तो श्रिंकिंग और स्वेलिंग कौन सी सोइल के अंदर होती है। यहां पे 70% लोग इशारा कर पा रहे हैं, 70% का जो इशारा है वो बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर आप बोल रहे हैं, आंसर विल बी 1। जो श्रिंकिंग स्वेलिंग है वो ज्यादा मात्रा में ब्लैक सॉइल के अंदर और कुछ थोड़ी मात्रा में लेटराइट सॉइल के अंदर पाई जाती है। लेटराइट ऑप्शन में है ही नहीं, तो विदाउट एनी डाउट राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर विल बी ब्लैक सॉइल। आप सामने देख पा रहे हैं, आपको ब्लैक सॉइल ही दिख रही है। इसके अंदर क्या है, श्रिंकिंग स्वेलिंग होने से दरारें आ गई हैं। इन दरारों आने को, मतलब इन क्रैक्स आने को हम क्या बोलते हैं, इसे सेल्फ फ्लोइंग भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, बिकॉज फ्लोइंग करने से मिट्टी में दरारें आती हैं, काइंड ऑफ हम मिट्टी को तोड़ते हैं, तो वो तो हम करते हैं, लेकिन ये तो अपने आप हो गया, तो इसीलिए फिर से फ्लोइंग नहीं सेल्फ फ्लोइंग बोला जाता है। श्रिंक स्वेल पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज सेल्फ फ्लोइंग। होता किसमें, मेजरली ब्लैक सॉइल के अंदर, बट ये लेटराइट के अंदर भी होता है। लेटराइट किताबों में नहीं लिखा गया, यूट्यूब पे लोग कमेंट करेंगे नहीं होता, इसलिए मैंने आगे फोटो लगाई है। लिखने से पहले 1 मिनट के लिए सुन लेना, मैं फोटो दिखा दूंगा आगे लेटराइट सॉइल की, जिसके अंदर तुम्हें दिखेगा श्रिंक स्वेल पोटेंशियल। श्रिंक स्वेल पोटेंशियल के अंदर बोला गया, श्रिंक स्वेल पोटेंशियल इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट वॉल्यूम, क्या बोला गया, ऑफ द अमाउंट वॉल्यूम चेंज दैट कैन अकर व्हेन अ सॉइल वेट एंड ड्राइज, है ना, कि जब गीली होती है और सूखी होती है तो उसका जो वॉल्यूम परिवर्तन होता है उसे श्रिंक स्वेल पोटेंशियल बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दिस वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू द क्ले फ्रैक्शन ऑफ सॉइल। इसका जो ये वॉल्यूम चेंज है किस कारण से होता है, ये क्ले के कारण होता है। क्ले के अंदर भी स्पेशली कौन सा, क्ले कहता है स्वेल होती है जब गीली, मतलब वेट होती है, एंड श्रिंक हो जाती है जब वो ड्राई होती है। मोंट मोरिलोनाइट tend to have high shrink swell potential। मोंट मोरिलोनाइट जो क्ले मिनरल है उसके अंदर सबसे ज्यादा श्रिंकिंग स्वेलिंग होती है। तो भाई इसके अंदर डोमिनेट है कौन, मोंट मोरिलोनाइट, इसलिए ब्लैक सॉइल के अंदर सेल्फ फ्लोइंग या फिर क्या होता है, श्रिंक स्वेल पोटेंशियल पाया जाता है। बोला गया एंड क्योलिनाइट टेंड टू हैव लो श्रिंक स्वेल पोटेंशियल। पता नहीं क्यों लोग क्योलिनाइट पे काइंड ऑफ अड़ जाते हैं कि नहीं, इसके अंदर भैया होता है, पर कैसा होता है, लो होता है, इसलिए प्रेफरेंस ब्लैक को दी जाती है। लेटराइट वाला फंडा क्लियर कर देता हूं। हाल फिलहाल आप यहां पे देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं उस दीवार के अंदर, उस सड़क के अंदर दरारें आई हैं, तो वो क्यों आया, बिकॉज वहां पे जो मिट्टी यूज की गई उसके अंदर क्या है, श्रिंकिंग स्वेलिंग है। यहां पे वो फोटो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मेरे लेक्चर्स में तो होती है लेकिन मे भी ये हटा दी गई है। श्रिंकिंग स्वेलिंग लेटराइट के अंदर होता है लेकिन बहुत कम होता है। मेजरली जो होता है वो कहां पे होता है, ब्लैक सॉइल के अंदर होता है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बोला गया ड्रेनेज। कौन से ड्रेनेज की बात कर रहा है ये, हम पढ़ रहे हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज को, तो ये मिट्टी के इंटरनल ड्रेनेज की बात कर रहा है, वो ड्रेनेज जो मिट्टी खुद करती है। अब बोले खुद कैसे करती है सर, ये तो आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल तो आप निकालते हो ना, नालियां बना के, चैनल बना के, नीचे पाइप डाल के, सरफेस या सब जैसे भी करते हो, लेकिन मिट्टी भी तो करती है ड्रेनेज। अगर आपने पानी खड़ा कर दिया ऊपर और चारों साइड से क्या कर दिया, वहां पे मेड़ बना दिया आपने, क्या पानी नीचे नहीं जाएगा, जाएगा, तो क्या ड्रेनेज नहीं होगा, होगा। वो कौन कर रहा है, सॉइल खुद कर रही है, तो सॉइल का भी ड्रेनेज सिस्टम होता है। अगर सैंड कंटेंट ज्यादा है तो ड्रेनेज बहुत फास्ट होगा, और क्ले है तो ड्रेनेज बहुत कम होगा, वाटर लॉगिंग की समस्या आएगी। तो ड्रेनेज के लिए बोला गया ड्रेनेज refers to the frequency and duration of पीरियड ऑफ सैचुरेशन एंड पार्शियल सैचुरेशन। की मिट्टी आपकी सैचुरेट होगी, उसने ड्रेन कर दिया, पानी निकाल दिया, अब वो क्या है, पार्शियल सैचुरेट है। इंटरनल सोयल ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द लैंड यूज एंड मैनेजमेंट डिसीजन, क्योंकि इसका फर्क पड़ता है किस पे, लैंड के यूज पे और उसके मैनेजमेंट डिसीजन पे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर पानी तेजी से अंदर जाएगा और पानी धीरे धीरे जाएगा, ड्रेनेज कम ज्यादा होना, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कौन सी क्रॉप लगा सकते हैं और कौन सी नहीं, मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी यहां पे क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। नेक्स्ट बोला गया एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल। इसी फोटो से सारी कहानी समझ लेते हैं, बिकॉज आगे लिखा हुआ पढ़ेंगे इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, ये वो, लेकिन इसी से आप समझ जाएंगे। आप सामने मिट्टी को देख पा रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स देख रहे हैं। मिट्टी के अंदर पानी जाने वाला कि नहीं, राइट। मिट्टी के अंदर पानी जाएगा, जैसे ही पानी मिट्टी में एंटर कर रहा है, मतलब ये कौन सी एंट्री है उसकी, फर्स्ट एंट्री। तो जैसे ही पानी मिट्टी में जाता है, उसकी जो फर्स्ट एंट्री मिट्टी के अंदर होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। नाम खुद बता रहा है, इनफिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब क्या होता है, घुसना अंदर। कभी कभी आप पढ़ते हैं ना कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट इनफिल्ट्रेट कर गया, मतलब अंदर घुस गए, है ना, सीमा से। तो ऐसे ही पानी इनफिल्ट्रेट कर गया, मतलब अब मिट्टी से बाहर से अंदर चला गया, मतलब फर्स्ट एंट्री हो गई है, तो इनफिल्ट्रेशन हो गया।
अगर वहां पे पानी रुके नहीं, बिकॉज कुछ पानी तो होल्ड हो जाएगा, मिट्टी बोलेगी नहीं जाने दूंगी, लेकिन कुछ पानी रुकेगा नहीं, नीचे चला जाएगा। जो पानी इनफिल्ट्रेट करके रुक नहीं रहा, नीचे चला गया, उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोल दिया परकोलेशन। तो फर्स्ट एंट्री इनफिल्ट्रेशन है, जो नीचे चला गया रुका नहीं वो परकोलेशन है, बिकॉज सारा पानी नीचे नहीं जाएगा, कुछ रुक जाएगा और कुछ नीचे जाएगा। तो जब फर्स्ट एंट्री होके रुक गया तो बात इनफिल्ट्रेशन पे खत्म हो गई, लेकिन जो रुका नहीं नीचे चला गया तो बात इनफिल्ट्रेशन किससे, परकोलेशन पे। तो नीचे जो जा रहा है वो क्या, परकोलेशन है। लेकिन परकोलेट अगर हो रहा था पानी और साथ में लेके चला गया न्यूट्रिएंट को, तो फिर परकोलेशन नहीं, फिर क्या बोल देंगे, लीचिंग बोल देंगे, बिकॉज पानी न्यूट्रिएंट को लेके नीचे जाता है, उससे क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। ये तो तीनों थी डाउनवर्ड या फिर वर्टिकल मूवमेंट, पानी नीचे जा रहा था डाउनवर्ड, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन और लीचिंग। एक होती है इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल तो ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। आप जब इरिगेशन करते हैं तो पानी मिट्टी के अंदर तो जा रहा होता है, लेकिन क्या आपके खेत के ऊपर फैल रहा होता है, हाँ वहां भी तो फैल रहा होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज सीपेज। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, खेत में जा रहा है, या मैंने पानी की बोतल यहां फैला दी, पानी फर्श के ऊपर फैल गया, वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वो क्या, इनफिल्ट्रेशन है। पानी की टैंकी लीक, सॉरी इनफिल्ट्रेशन यार, सीपेज है। पानी की टैंकी लीक होगी, वो क्या है, सीपेज है। खेत आपका जो नहर के साथ है, नहर में से पानी निकल के खेत में आ रहा है, वो क्या है, दैट इज सीपेज। तो एंट्री की बात करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। इसने क्या बोला यहां पे, कहता द मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन of water through soil and permeable rock is termed as percolation। AFO 16 और 17 ने मेंशन किया, एग्जैक्ट ये लैंग्वेज उसने पूछी और आंसर उसका क्या था, परकोलेशन। जरा एक बार फिर से पढ़ के देखो, द मूवमेंट एंड फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सोयल एंड परमेबल रॉक। रॉक मतलब भैया नीचे चला गया, रॉक्स की बात आ गई, OABCR, तो नीचे तक जो चला गया वो क्या है, वो परकोलेशन ही तो है। देखो 2 बार पूछ लिया इसने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया आपका अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसी साल पूछा गया था AFO 2021 के अंदर। अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आप जब मिट्टी को पानी देते हैं, पानी देने का क्या होता है, कुछ पानी वो होता है जो रुक जाता है, कुछ पानी वो जो नीचे चला जाता है। तो मिट्टी के अंदर क्या होता है, अवेलेबल वाटर भी होता है और अनअवेलेबल वाटर भी होता है। तो ये पानी जो मिट्टी के लिए अवेलेबल है, कौन सा पानी अवेलेबल होता है, 0.3 से 15 तक। नहीं पता तो वो कल वाले लेक्चर में आ जाएगा, ATM और वो वाला सारा कॉन्सेप्ट। तो 0.3 से लेके 15 तक का जो पानी है वो अवेलेबल वाटर होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर अवेलेबल फॉर यूज बाय मोस्ट प्लांट्स, इट इज commonly defined as the difference between the amount of soil water at the field capacity and amount at wilting point। अब ये बात मुझे फिर से समझानी पड़ेगी, कहता है डिफरेंस है between field capacity and wilting point। अब कुछ तो मेरी लिमिटेशन है कि मैं टाइम नहीं ले सकता यहां पे, वरना तो मैं अच्छे से क्लियर करता। देखो फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, 48 आवर्स तक आपने क्या किया, पहले आपने पानी दिया मिट्टी को, 48 आवर्स को छोड़ दो, पहले मिट्टी को पानी दो, मिट्टी को सैचुरेट कर दो, कर दिया आपने सैचुरेट। जैसे ही मिट्टी आपकी सैचुरेट हो गई है, अब क्या करेंगे, मिट्टी जैसे ही सैचुरेट हो जाएगी उसे छोड़ देंगे 48 घंटे तक। 48 घंटे के बाद जो मिट्टी के अंदर पानी है वो क्या है, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी में कुछ पानी जो प्लांट ले पाएगा और कुछ वो जो नहीं ले पाएगा। जब नहीं ले पाएगा तो प्लांट विल्ट हो जाएगा। तो वही तो इसने कहा कि भाई अवेलेबल वाटर क्या है, इट इज कॉमनली डिफाइंड एज द डिफरेंस, किसके बीच में, अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर एट फील्ड कैपेसिटी के, फील्ड कैपेसिटी के टाइम पे कितना पानी था एंड विल्टिंग पॉइंट पे कितना पानी बचा है। तो फील्ड कैपेसिटी पे टोटल वाटर था, विल्टिंग पॉइंट पे बहुत बच गया जो अवेलेबल नहीं है। तो विल्टिंग पॉइंट से ऊपर और फील्ड कैपेसिटी से नीचे जो पानी था वो कौन सा था, इट वाज अवेलेबल वाटर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बोला गया, यहां पे क्ले की ज्यादा होती है, सिल्ट की कम होती है, सैंड की सबसे कम होती है। यही क्वेश्चन AFO 2021 ने पूछा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया क्लासेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। यहां से AFO 20 ने क्वेश्चन पूछा, बोला गया क्लासेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर के अंदर ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। लोग यहां तक फोकस कर लेते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट में फंस गया बच्चा। 1 बाय 1 बताता हूं। ग्रेविटेशनल वाटर का मतलब क्या होता है, जिसे हम अभी परकोलेशन पढ़ रहे थे, परकोलेटो के पानी जो नीचे चला गया। देखो AFO 16 ने बात करी थी परकोलेशन की, और यहां पे आ गया किसका, अब ग्रेविटेशनल वाटर की बात आ गया। तो परकोलेट होके पानी जो नीचे जाके इकट्ठा हो गया वो कौन सा पानी है,
ग्रेविटेशनल वाटर बोलता है वाटर मूव फ्रीली इन द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वो फ्रीली मूव करता है। फ्रीली क्यों मूव करता है? कैपिलरी वाटर फ्रीली मूव नहीं कर सकता, वो मिट्टी के अंदर रुकता है, उसे वहां रहना पड़ता है। लेकिन ये कहता है मैं नहीं रुकता, अपने फ्री आजाद है, ये चला जाता है नीचे, तो वो क्या ग्रेविटेशन हो गया। कैपिलरी वाटर की बात करते हैं, ये फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन कहां? माइक्रोपोर्स के अंदर, उससे ऊपर नीचे नहीं जा सकता। जहां पे माइक्रोपोर्स है बस उसमें ऊपर नीचे जाएगा। ऐसा भी तो होता है ना कि आप जब सब सरफेस इरिगेशन करते हो तो नीचे का पानी ऊपर आ जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी। तो कैपिलरी वाटर का मतलब जो माइक्रोपोर्स के अंदर रुका हुआ है वो पानी कैपिलरी वाटर है। वाटर हेल्ड बाय द सरफेस टेंशन इन द पोर स्पेस। लेकिन कौन से पोर स्पेस? आपके माइक्रोपोर। माइक्रोपोर कौन से होते हैं? 0.05 mm से कम वाले। नेक्स्ट बोला गया यहां पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? वो पानी जो मिट्टी के पार्टिकल के साथ टाइटली अटैच है, बहुत तगड़े तरीके से अटैच है। कहता है वाटर हेल्ड टाइटली टू द सरफेस ऑफ द ग्रेन्स बाय एब्जॉर्प्शन। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं लिखा, यहां क्या लिखा गया है? एडजॉर्प्शन लिखा गया। एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, वरना कभी आपको क्लासेस के अंदर समझाएंगे। नेक्स्ट आ गया जी हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। कहता है सोइल मॉइस्चर डिक्रीज टू विल्टिंग पॉइंट, वाटर हेल्ड टाइटली बाय द सोइल पार्टिकल। कि मॉइस्चर जो है वो विल्टिंग पॉइंट पे चली गई है, पानी वही बचा है जो टाइटली अटैच है, उसे क्या बोल दिया गया? हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट बोल दिया गया। ये एफओ 2020 ने क्वेश्चन पूछा। आगे बढ़ेंगे, यहां पे बोला गया है कि इस पानी पे कितना कितना प्रेशर लगा होता है, क्योंकि टाइटली हेल्ड है ना, तो कहीं कहीं कम भी प्रेशर होता है, कहीं पे मीडियम होता है, तो कहीं पे सबसे ज्यादा होता है। तो ये वैल्यू यहां पे दी गई है, आपको याद करनी है कि इस पे कितना टेंशन है, किस पे कितना पीएफ लगा होता है। इरिगेशन वाटर की बात करता हूं तो फिर से यहां पे क्वालिटीज दी गई हैं कि इरिगेशन वाटर की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। आरआरबीएसओ 2018 ने यहां पे क्वेश्चन पूछा था, और इस पार्ट से हम कल कंटिन्यू करेंगे। पीछे डेटा ही था, हाँ उसमें समझाने वाला काफी कुछ है, लेकिन हाल फिलहाल नहीं समझाऊंगा। अभी अगली क्लास का टाइम हो गया, मैंने कल भी उसे लेट कर दिया था, 15 मिनट ओवर करते हैं। कल हमारा जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, इरोजन की बात कर लेंगे, साथ साथ प्रोमेटिक सॉइल जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी बात कर लेंगे, और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को भी थोड़ा सा अच्छे से जितना हो पाएगा उतना पढ़ लेंगे। तो मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। याद रखिए, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पीडीएफ आपको नहीं मिल रहा होगा, ऐप पे है तो इसके साथ एक पीडीएफ है जिसके अंदर ये वाला पीपीटी का पीडीएफ एग्जैक्टली आपको सारा का सारा शो हो जाएगा। और इनकेस अगर आपको इससे जुड़ी हुई जो आपकी क्विज है उसे अटेम्प्ट करना है तो नीचे ही बटन आ रहा है अटेम्प्ट क्विज का, वो भी आप कर सकते हैं। कल की क्लास के बाद सोइल का टेस्ट होगा। अगेन सोइल के टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड आपके लिए रहेगा, फर्स्ट रैंक को 500, सेकंड रैंक को 300, थर्ड रैंक को 200। बट कंडीशन ये रहेगी कि टेस्ट जब कल रात को लाइव होगा 9 बजे तो आपको सबमिट करना पड़ेगा 9:45 या फिर उससे पहले, बिकॉज 10 बजे के आसपास रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कोई सबमिट कर रहा है तो फिर उसे कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, बिकॉज रिजल्ट अनाउंस होने के बाद चीटिंग का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं है तब चीटिंग नहीं कर पाते हैं। तो 9:45 से पहले अगर आप सबमिट करते हैं और आपके नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट 5 या उससे कम है तो फर्स्ट को 500, सेकंड को 300, थर्ड को 200 देंगे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।